अध्याय 0111 युवा मार्शल अंकल। अध्याय 111 युवा मार्शल अंकल। निषिद्ध भूमि के इस कुंड में प्रवेश करने के बाद ऊपर उड़ने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति खो देगा। ये हुआंग जितियान के लिए भी सच था और अब निषिद्ध भूमि के अंदर विशाल संरचना डीन के नियंत्रण में थी और चेन जियांग ऊपर उड़ सकता था क्योंकि उसके प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ये जानकर कि वह जा सकता है, चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह अपनी पूरी जिंदगी इस अंधेरी जगह में नहीं बिताना चाहता था। गुरुजी, मैं चेन जियांग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे अपनी गांड में दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर ऊपर की ओर उछल पड़ा। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि हुआंग जितियान ने उसे हवा में उछाल दिया था। चेन जियांग ने पहले ही सोच लिया था कि विदा होते समय वह क्या कहेगा। कुछ सांत्वना भरे और मार्मिक शब्द कहने थे, लेकिन अब उसने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि अपने ही शिक्षक द्वारा लात मारने से वह क्रोधित हो गया था। इसके साथ ही चेन जियांग जमीन पर गिरने से पहले अत्यंत तीव्र गति से सिंखोल से बाहर निकल गया। जब वह नीचे आया तो उसे लात मारी गई और अब जब जाने का समय आया तो उसे एक बार फिर लात मारी गई, जिससे वह कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया। चेन जियांग ने देखा कि सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा गंजा आदमी खुश मुस्कान के साथ उसकी तरफ आ रहा है। वू काइमिंग ने कहा, वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर आ पाओगे। वू काइमिंग के पीछे एक सुंदर युवक आया जिसका आचरण असाधारण था। इस युवक ने धूसर रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासीन मुस्कान थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा उतार चढ़ाव और राजसी आभा थी जो उसके रूप रंग से मेल नहीं खा रही थी। चेन जियांग ने एक नजर में ही समझ लिया कि यह चरम मार्शल संप्रदाय का वर्तमान डीन गू डोंगचेन ही होगा। हे, डीन को सलामी नहीं दोगे? वू काइमिंग ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने सोचा भी नहीं था कि डीन वाकई एक जवान और खूबसूरत आदमी जैसा दिखेगा। उसे अचानक लगा कि चरम मार्शल संप्रदाय के 10 सबसे खूबसूरत आदमियों में डीन पहले नंबर पर होगा। चेन जियांग ने चारों ओर देखा, खड़ा हुआ और अपने शरीर पर लगी धूल को हटाया और हल्के से मुस्कुराया। अंदाजा लगाओ कि मैंने नीचे किसे देखा? अभी भी अंदाजा लगा रहे हो? बिल्कुल। क्या यह वही पागल बूढ़ा होगा? अब तुम सचमुच हंस सकती हो। क्या उसने तुम्हें प्रताड़ित नहीं किया? गू डोंगचेन का माथा थोड़ा सिकुड़ गया क्योंकि चेन जियांग ने उसका अभिवादन भी नहीं किया था और उसके हाव भाव से वह बता सकता था कि चेन जियांग का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, उस पागल बूढ़े ने मुझे अपना शिष्य बनाया है। वरिष्ठता के अनुसार क्या तुम्हें मुझे सलाम नहीं करना चाहिए और मुझे मार्शल अंकल नहीं कहना चाहिए? वू काइमिंग और गू डोंगचेन हैरान हुए बिना नहीं रह सके। फिर भी उन्हें कुछ संदेह था। जैसे ही गू डोंगचेन बोलने ही वाले थे, चेन जियांग ने गुरु और शिष्य का अनुबंध पत्र निकाला। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी ओर वू काइमिंग और गू डोंगचेन कॉन्ट्रैक्ट देखकर मन ही मन लगातार कोस रहे थे। अगर वे अपनी छवि बनाए रखने के लिए अड़े न होते तो चेन जियांग को जरूर ढेरों गालियां सुननी पड़ती। निश्चिंत रहें, इन परिस्थितियों में जब हम बाहरी लोगों की उपस्थिति में हैं, मैं आपको क्रमशः डीन और एल्डर कहूंगा, लेकिन निजी तौर पर आपको मुझे मार्शल अंकल कहना होगा। चेन जियांग जोर से हंसा। उसकी हंसी हुआंग जितियान की पागल हंसी से बहुत मिलती जुलती थी। ये देखकर वू काइमिंग और गू डोंगचेन उसे जान से मार डालने के लिए बेताब हो गए। हालांकि मन ही मन वे चेन जियांग और हुआंग जितियान को कोस रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दोनों हैरान भी थे। वे दोनों जानते थे कि हुआंग जितियान नए शिष्य को स्वीकार करने के लिए कितनी सख्त शर्तें रखते थे। इसके अलावा उनका इकलौता शिष्य भी बहुत महान था। बहुत कम उम्र में ही वह स्वर्गलोक पहुंच गया था और उसकी शक्ति अपने गुरु से भी कहीं अधिक थी। चेनवू मुख्य भूमि में वह एक किंवदंती था, बेशक, क्योंकि वे हुआंग जितियन के पर शिष्य थे और हुआंग जितियन के मामले से परिचित थे। उनके दिलों में गहरी धड़कन थी। उन्होंने कल्पना की कि चेन जियांग ने भी हुआंग जितियन की सर्वोच्च दिव्य साधना प्राप्त कर ली है। दुर्भाग्य से वे उस दिव्य साधना का उपयोग करके साधना नहीं कर पाए, अन्यथा वे उसे पहले ही सीख चुके होते। TLN प्रशिक्षु पोते का नाम बदलकर ग्रैंड शिष्य कर दिया गया। चाहे हुआंग जितियान हो या उनके शिक्षक, सभी बहुत ही कुशल थे और गू डोंगचेन और वू काइमिंग इन दोनों बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अब उन्हें 20 साल से कम उम्र के एक बिगड़ैल बच्चे को मार्शल अंकल कहना पड़ा। उनके लिए मुंह खोलकर उसे मार्शल अंकल कहना बेहद मुश्किल था। बेशक, उन्हें चेन जियांग की वरिष्ठता को भी स्वीकार करना पड़ा। चेन जियांग ने अपने हाथ पीछे करके किसी बुजुर्ग की तरह गू डोंगचेन और वू काइमिंग को देखा। अगर कोई और ऐसा करता तो वे पहले ही धुएं के गुब्बार में बदल चुके होते। अगर तुम मुझे नहीं मानते तो भूल जाओ। अगर भविष्य में मैं किसी बड़े भाई से भी मिलूं तो मैं उनसे इस बारे में कतई जिक्र नहीं करूंगा। अगर गलती से भी कह दूं तो मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वे तुम्हें दोष न दें। चेन जियांग ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए धार्मिकता की गहरी भावना के साथ कहा। इससे गू डोंगचेन और वू काइमिंग की चेन जियांग को बुरी तरह पीटने की इच्छा और भी बढ़ गई। वू काइमिंग ने सबसे पहले हार मान ली। शायद भविष्य में वह भी स्वर्ग लोक में जा सकेगा। अगर उस समय चेन जियांग ने अपने गुरु को इसकी सूचना दी तो उसे निश्चित रूप से बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि उनके गुरु उनके साथ बहुत सख्त थे। युवा मार्शल अंकल, क्या अब आप खुश हैं? एल्डर वू ने कहा और फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ गू डोंगचेन की ओर देखा। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम तुम्हें रिहा न करते और तुम्हें अनगिनत सालों तक नीचे उस पागल बूढ़े के पास छोड़ देते। गू डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा। युवा मार्शल अंकल, अब जब आप खुश हैं तो एल्डर डैन के बाहर आने का इंतजार करें।
देखते हैं वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। चेन जियांग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। हालांकि वे उसे युवा मार्शल अंकल कहते थे, लेकिन इससे उसकी श्रेष्ठता की भावना पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। वह चरम मार्शल संप्रदाय के डीन से भी उसे ऐसा कहलवा सकता था। इससे उसे ठंडक और जमीन हिला देने वाला एहसास हो रहा था। ये भविष्य की बात है, निश्चिंत रहो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह मुझे स्वीकार करे या न करे, लेकिन अंततः तुम सब मेरे योद्धा भतीजे ही हो। चेन जियांग जोर से हंसा और बोला, हा हा हा, छोटा गंजा, छोटा पंखदार। वू काइमिंग गुस्से से मुंह बना रहा था। केवल उसके शिक्षक और उस पागल बूढ़े ने ही उसे ऐसे उपनाम से पुकारने की हिम्मत की थी। गू डोंगचेन भी चुप रहा। 20 साल से भी कम उम्र का एक छोटा बदमाश उनके सामने हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वे उसके नितंबों पर लात मारकर चेन जियांग को फिर से गड्ढे में गिराने के लिए बेताब थे, ताकि वह हुआंग जितियान द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहता रहे। चेन जियांग को मार्शल अंकल न कहने के लिए वू काइमिंग और गू डोंगचेन दोनों तेजी से आगे बढ़े और पल भर में रहस्यमय लोक से गायब हो गए। दूसरी ओर चेन जियांग आराम से रहस्यमय लोक से बाहर निकला और फिर उस 500वें मार्शल प्रांगण में लौट आया। सूर्य का प्रकाश देखने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसका मन प्रसन्न हो गया तथा उस नारकीय निषिद्ध भूमि में यातनाएं सहने के बाद उसकी शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। मार्शल प्रांगण 2 साल पहले की तरह ही सुनसान था। एक भी छाया दिखाई नहीं दे रही थी। युन शियादाओ और झू रोन की प्रतीक्षा करते हुए वह केवल एक आबा के भीतर बेंच पर लेट सकता था और धूप में आराम कर सकता था। वापस आने के बाद चेन जियांग को केवल ये पता था कि वू कैमिंग आंतरिक प्रांगण के शिष्यों के दूसरे मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार था, इसलिए आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने वाले बहुत अधिक शिष्य हैं, लेकिन 500वें मार्शल प्रांगण में प्रवेश करने वाले शिष्य अभी भी कम हैं, क्योंकि जो लोग आए थे उनके पास पिछले 329 प्रांगण की तुलना में चुनने के लिए अधिक विकल्प थे। कोई है, जल्दी से बाहर आओ, एक बहुत ही घमंडी आवाज आई, पर वो एक लड़की की थी। चेन जियांग ने साफ तौर पर यह सुना, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसने कुंज की बेंच पर लेटे हुए सोने का नाटक किया। वह देखना चाहता था कि यह औरत क्या करने वाली है। उसे जल्द ही पता चल गया कि यह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि लड़कियों का एक बड़ा समूह था। वे सभी बहुत सुंदर दिख रही थीं, लेकिन चेन जियांग फिर भी नहीं हिली। 3 आवारा लोग इतनी बड़ी जगह पर कब्जा कर रहे हैं, ये तो बर्बादी है। आज हम इस आंगन पर कब्जा करने आए हैं, ताकि हमारे छोटे भाई बहन यहाँ बस सकें। एक प्रमुख लड़की ने कहा, उसके स्वर में गर्व था, मानो वह इस समूह की बॉस हो। बड़ी बहन, यहाँ कोई है? एक महिला ने चेन जियांग के स्थान की ओर इशारा किया। TLN, दाजी तो, महिला यहाँ अपने गैंग लीडर को बुला रही है। बड़ी बहन नहीं। चेन जियांग को खोजते ही सभी लोग चेन जियांग पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वे चेन जियांग को घेर लेंगे और बेरहमी से उसकी पिटाई कर देंगे। यदि कोई और व्यक्ति होता जो 100 लोगों से घिरा होता, तो वह पहले ही अपनी पैंट गीला कर चुका होता, लेकिन चेन जियांग अभी भी लयबद्ध खर्राटों के साथ सोने का नाटक कर रहा था। अरे, उठो, क्या तुम्हें पता है कौन आया है? एक लड़की ने अकड़ दिखाते हुए कहा। चेन जियांग को पता नहीं था, लेकिन पहले उसने पीले वस्त्र में उनकी बहुत खूबसूरत नेता को देखा था, जो अपनी तरफ की अन्य लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक सुंदर थी, लेकिन उसकी राय में वह जू जियांगसियन, सु मेयाओ और बाई यूयू की तुलना में अभी भी थोड़ी कम थी। चेन जियांग ने सोने का नाटक करना जारी रखा। उसकी ऐसी उपस्थिति को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकी और गुस्से में बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने लंबे समय तक इस मार्शल आंगन में रहे, वे केवल सोना जानते हैं। बोलना समाप्त करते हुए उसने चेन जियांग की छाती पर थप्पड़ मारा। उसकी गति वास्तव में छोटी नहीं थी, लेकिन नीचे पटकने के बाद उसने केवल अपनी हथेली को चूसने वाले एक मजबूत आकर्षण को महसूस किया, जिससे उसकी हथेली चेन जियांग की छाती के दाहिने हिस्से पर कसकर दब गई। इस समय चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और चिल्लाया, तुमने वास्तव में दिन के उजाले में एक आदमी से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की? ये बुरी लड़की कहाँ से आई है? अध्याय 0112 प्रथम सौंदर्य। अध्याय 112 प्रथम सौंदर्य। अगले ही पल लड़की चौंक गई। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। जैसे ही उसने जल्दी से अपना हाथ चेन जियांग की छाती से हटाना चाहा, उसे हैरानी हुई कि वह अपनी उंगलियां मुश्किल से हिला पा रही थी। उसकी हथेली अंदर की ओर कसी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह चेन जियांग की छाती को मसल रही हो। अभी भी अपना हाथ वापस नहीं ले रही। कब तक मुझे छूना चाहती हो? क्या तुम ये पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि मेरे हाथ तुम्हारे हाथों से बड़े हैं या नहीं? चेन जियांग ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा। इससे उस लड़की का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया, मानो किसी बंदर का पिछवाड़ा हो। आसपास की लड़कियां भी हैरान थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी हिम्मत दिखाएगी। इतने सारे लोगों के सामने उसने इस खूबसूरत आदमी का सीना पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, वह उसे प्यार से मसल भी रही थी। चेन जियांग ने सही समय देखकर अपनी शक्ति वापस खींच ली, जिससे लड़की का सुंदर हाथ उसके सीने से हट गया। जब लड़की ने चारों ओर देखा और अपने आसपास की लड़कियों की आंखों में भाव देखे, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह ये भी नहीं समझा पा रही थी कि अभी क्या हुआ था, जिससे वह रोने के लिए बेताब हो गई। उसने तुरंत अपने बगल में खड़ी पीले वस्त्र वाली सुंदर लड़की को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। आखिर तुमने शियादी को इतना तंग करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? पीले वस्त्र पहने उस लड़की ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ ठंडे स्वर में पूछा। उसे तुरंत समझ आ गया कि चेन जियांग ने जानबूझकर कुछ किया है। इन 2 वर्षों में चेन जियांग का नाम काफी हद तक भुला दिया गया था। अगर उसका नाम नहीं लिया जाता, तो कोई उसके बारे में नहीं सोचता।
हाँ हाँ, मेरी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन जब भी मैं सोता हूँ तो अपनी रक्षा के लिए यह अजीब मार्शल आर्ट जरूर आजमाता हूँ। अगर उसने इतने जोर से हाथ न चलाया होता तो वह इतनी जोर से चूसा भी नहीं जाता। चेन जियांग हंसा। हुन्फ, असल में तुम ही थे। जियाओरी नाम की घमंडी लड़की अचानक गुस्से से चिल्लाई, लेकिन जब उसकी नजर चेन जियांग पर पड़ी, जो उसके हाव भाव को गौर से देख रहा था, तो उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह भी एक भीतरी आंगन की शिष्या थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि जिसके पास ऐसे साधन हों, उसकी ताकत बिल्कुल भी बुरी नहीं होती। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, ये कैसे संभव है कि इन 2 वर्षों में आंतरिक प्रांगण के शिष्य इतने बुरे हो गए हैं? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? वह वू कियानकिन है, शीर्ष 10 सुंदरियों में सबसे मजबूत, और यहाँ तक कि आंतरिक प्रांगण नंबर 1 शिष्य मो युवन भी उसके प्रति सम्मान रखते हैं। फिर भी तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हो? जियाओरी ने कोमलता से चिल्लाया, उसके चेहरे पर बहुत गर्व था, मानो वह खुद चरम मार्शल संप्रदाय की तथाकथित सबसे सुंदर लड़की हो। चेन जियांग हंसते हुए बोली, मुझे किस आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए? मैं वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली, चेहरे पर पाउडर लगाने वाली छोटी कुतिया मो युवन नहीं हूँ। मैं हूँ। पीले वस्त्र पहने ये सुंदरी वास्तव में उस समय की शीर्ष सुंदरियों में सबसे सुंदर निकली। वह आज भी वैसी ही थी जैसी 2 साल पहले थी। उस समय चेन जियांग को भी उसकी हल्की सी छाप थी, और आज उसे देखकर वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। क्या तुम यंग मास्टर मो के बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रही हो? तुम तो लड़ाई की तलाश में हो। एक लड़की मानो उसे चाकू मार दिया गया हो, जोर से चिल्लाए, और साथ ही मुक्का भी मारा। अचानक एक तेज जलगुंड ट्रुक्यू उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा हो गया। चेन जियांग ने चकमा नहीं दिया, बल्कि उसे पहले वार करने दिया। लेकिन जब लड़की का मुक्का चेन जियांग के शरीर पर लगा तो उसे लगा जैसे उसकी शक्ति समुद्र में डूबते किसी भारी पत्थर की तरह हो, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये ताई ची ड्रैगन वशीकरण व्यायाम का प्रभाव था। ये सक्रिय होते ही ट्रुक्यूई को शरीर की सतह पर धीरे से तैरने देता था, जिससे ट्रुक्यूई की कठोर और प्रचंड शक्ति विलीन हो जाती थी। इस प्रभाव से व्यक्ति कठोरता पर विजय पाने के लिए कोमलता का उपयोग कर सकता था। मैं लड़ना नहीं चाहता, औरत, लेकिन अगर तुम मेरे सोते समय फिर से झगड़ोगी तो मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। एक एक करके चेन जियांग की मुस्कान गायब हो गई, और उसकी आवाज अचानक भावशून्य हो गई। वू कियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसकी ताकत भी काफी प्रभावशाली थी, और एक ही नजर में वह समझ गई कि चेन जियांग की सच्ची क्यूई काफी डरावनी थी। तुम्हारा नाम क्या है? वू कियान ने ठंडे स्वर में पूछा। चेन जियांग। जैसे ही ये 2 शब्द उसके कानों में पड़े, वू कियान आश्चर्यचकित हो गई और कई कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा गंभीर और सतर्क हो गया। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे भी तेजी से पीछे हट गए, मानो चेन जियांग कोई महामारी हो। तुम बाहर हो, वू कियान ने दांत पीसते हुए कहा। उसने चेन जियांग के बारे में पहले सुना था, लेकिन उससे कभी मिली नहीं थी। मैं अभी अभी बाहर आया हूँ। लेकिन तुम इस आंगन में क्यों आए हो? अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। चुप रहो, मैं सोने जा रहा हूँ, चेन जियांग ने उत्साहहीनता से कहा। हम इस मार्शल प्रांगण का उपयोग अपने लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए करना चाहते हैं। वू कियान ने कहा। उसके सुंदर चेहरे पर अब कोई गर्व नहीं था। उसने न केवल एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला था, बल्कि एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट को अपना शिष्य भी बनाया था। उसके सामने उसे गर्व करने का कोई कारण नहीं था। माफ कीजिए, यह मार्शल आंगन मेरे और मेरे साथी शिष्यों के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। कृपया यहाँ से चले जाइए, चेन जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा। वे आमतौर पर इसी आंगन में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, और अगर यहाँ भीड़ हो गई तो जाहिर तौर पर काफी असुविधा होगी। ये लड़के लड़कियां पल भर के लिए हैरान हुए बिना नहीं रह सके। चेन जियांग ने दरअसल सबसे खूबसूरत लड़की वू कियान को मना कर दिया था। इतना ही नहीं, जब चेन जियांग ने वू कियान को देखा तो उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वह किसी सामान्य इंसान को देख रहा हो, क्योंकि उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। चेन जियांग की हरकतों ने वू कियान के दिल में नफरत का बीज बो दिया। उसकी हरकतों ने उसे सचमुच झकझोर दिया था, और उसे ये भी शक होने लगा था कि चेन जियांग को शायद सिर्फ दूसरे मर्दों में ही दिलचस्पी है। चलो सबसे आम तरीका अपनाते हैं, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में किसी भी समस्या का समाधान करने का। चलो मार्शल आर्ट में मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे लोगों को यहाँ रहने देना होगा। चेन जियांग के बहुत शक्तिशाली होने की अफवाहों के बावजूद वू कियान ने हठपूर्वक कहा। हालांकि उसे विश्वास था कि उसके पास मौका है, क्योंकि वह भी 18वें मार्शल कोर्टयार्ड की शिष्या थी। इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, चेन जियांग ने कहा। वह उस नारकीय जगह में इतने लंबे समय तक रहा था कि मारपीट और गाली गलौज के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। अब जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो उसकी ही तरह ताकतवर था, तो उसका मन थोड़ा झगड़ा करने का कर रहा था। एक सच्चा एलिमेंटल डैन, वू कियान ने अपने होठों को काटते हुए कहा। अच्छा, चेन जियांग ने तुरंत कहा। वू कियान की नजर में एक सच्चा एलिमेंटल डैन बहुत कीमती है, लेकिन चेन जियांग के लिए यह एक जेली बीन से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग चौक के बीच में चक्कर लगाने लगे, जबकि चेन जियांग ने कहा, हम तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि दूसरा पक्ष हार स्वीकार न कर ले। हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप अपना हथियार निकाल भी लेते हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं।
वू कियान समझ गई कि उसने ऐसा क्यों कहा था। अफवाहों के अनुसार जब चेन जियांग ने उस सच्चे मार्शल आर्टिस्ट को मारा था तो उसे स्वर्गीय ड्रैगन खजाने से एक हथियार मिला था। अनुमान है कि यह हथियार 9वें स्तर के आध्यात्मिक हथियार के बराबर था। अगर इस लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो वह निश्चित रूप से हार जाएगी। शुरू करो। चौक के किनारे खड़ी एक लड़की चिल्लाई। सभी वू कियान की बहुत प्रशंसा और पूजा करते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी बड़ी बहन जरूर जीतेगी। आदर्श तो बहुत सुंदर था परंतु वास्तविकता क्रूर थी। अपने पहले हमले में वू कियान ने एक बेहतरीन मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया जो उसकी अग्नि सत्य QE से प्रेरित था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि यह मार्शल कौशल पृथ्वी स्तर के आसपास था। यह अद्भुत हस्तकला तकनीकों का एक समूह था। जब उसकी हथेलियां हिलती थीं तो ऐसा लगता था जैसे कोई सुंदर नृत्य हो, मानो उसके पूरे शरीर के चारों ओर अग्नि नाच रही हो। उसकी दोनों हथेलियों से लगातार चिलचिलाती लपटें निकल रही थीं, जिससे किनारे पर खड़े दर्शक जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। चेन जियांग दोनों हाथ पीठ पीछे बांधे गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसे यह मानना पड़ा कि वू कियान की हथेली की तकनीक वाकई बहुत सुंदर, मनमोहक और दिल को छू लेने वाली थी, लेकिन मुकाबले में ताकत ही सर्वोपरि होती है। आपके दांव देखने में अच्छे हों या बुरे, मायने सिर्फ ये रखता है कि वे कितने क्रूर हैं। सिर्फ यही तय करता है कि अपने प्रतिद्वंदी को हराना कितना आसान होगा। वू कियान एक कुशल चिड़िया की तरह थी जो लगातार अपनी दोनों हथेलियों को, जो असीम कोमल अग्नि हथेलियों में परिवर्तित हो गई थी, चेन जियांग की ओर मार रही थी। पलक झपकते ही एक के बाद एक प्रचंड ऊर्जा तरंगे चारों दिशाओं में फैल गईं और चेन जियांग को पूरी तरह से घेर लिया। सबको लगा कि चेन जियांग बुरी तरह जख्मी हो जाएगा या उससे भी बदतर। लेकिन जब चेन जियांग के शरीर पर आग के हथेलियां लगीं तो सबको लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। ये अग्नि हथेलियां चेन जियांग के शरीर पर जरूर लगीं, लेकिन चेन जियांग अविचल खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो ये अग्नि हथेलियां किसी स्थिर विशाल पर्वत को नष्ट कर रही हों। हालांकि जब अग्नि हथेलियां अंततः गायब हो गईं तो सभी ने देखा कि अग्नि हथेलियां उस स्थिर विशाल पर्वत के कपड़ों को खरोंचने तक में सक्षम नहीं थीं। वू कियान भी क्षण भर के लिए हैरान हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और एक बार फिर हमला शुरू कर दिया। घूंसे और लातें एक साथ चल रही थीं, क्योंकि उसकी हर तकनीक एक जोरदार QE आभा का इस्तेमाल कर रही थी। दर्शक एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि वू कियान के हमलों की तेज गर्मी से वे सभी पसीने से तरबतर हो गए थे। लेकिन उसके पिछले हमले की तरह इससे चेन जियांग को जरा भी परेशानी नहीं हुई। अध्याय 0113 एक साथ मिलें। अध्याय 113 एक साथ मिलें। चेन जियांग ने अपने शरीर को अमर और शैतान शरीर के प्रथम स्तर तक विकसित कर लिया था। समान स्तर के किसी भी व्यक्ति से यदि उनकी शक्ति बहुत अधिक न हो तो वह केवल अपने शरीर के बल पर ही मुकाबला कर सकता था। इस समय चेन जियांग की त्वचा और हड्डियां तांबे और लोहे की तरह सख्त थीं। वू कियान ने चाहे जितना भी हमला किया हो, उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वू कियान के पसीने की दुर्गंध टपक रही थी। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, क्योंकि वह सैकड़ों तकनीकों का प्रयोग कर चुकी थी और उसकी हर तकनीक में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा थी। लेकिन फिर भी चेन जियांग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस समय वू कियान हाँफ रही थी। उसने अपनी बहुत सारी सच्ची QE पी ली थी, इसलिए उसने हार मान ली और कुछ कदम पीछे हट गई। हाँफते हुए उसने पूछा, क्या तुम सच्चे मार्शल क्षेत्र में हो? चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं एक विशेष तरीके से साधना करता हूँ। मैंने अपने कपड़ों को जलने से बचाने के लिए केवल अपनी सच्ची QE का उपयोग किया और आपके हमलों का विरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। शारीरिक शक्ति। वू कियान पूरी तरह से हैरान रह गई और यह महसूस करने के बाद उसका आकर्षक शरीर थोड़ा कांपने लगा। इस समय उसके दिल में जरा भी अहंकार नहीं था। चेन जियांग ने अभी तक कोई हमला भी नहीं किया था और उसने हार मान ली थी। उसकी राय में आंतरिक संप्रदाय के नंबर 1 व्यक्ति के पास भी इस तरह की शक्ति नहीं थी। शरीर साधना, वह बहुत कठिन थी। वू कियान स्पष्ट रूप से जानती थी कि चेन जियांग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़े होंगे। जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं। बलवान का सम्मान करो, यही संसार का नियम है जहाँ केवल बल का ही सम्मान किया जाता है। मैं हार गई, वू कियान ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई चेन जियांग की तरफ देखने की। अब उसे पता चल गया था कि शुरू से ही चेन जियांग की आंखों में एक साधारण भाव क्यों था जब वह उसे देखता था, क्योंकि वह कितनी भी सुंदर क्यों न दिखती हो। चेन जियांग की नजरों में उसकी ताकत के सामने वह बस एक चींटी थी। सच्चे तत्वदान को तुम अपने पास रख सकते हो। मैं इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बोलूंगा। तुम्हारी नजर में मैं बहुत ताकतवर हूँ, है ना? लेकिन सच्चे मार्शल दायरे से ऊपर वाले तो और भी ज्यादा ताकतवर हैं। चेनवू मुख्य भूमि में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हालांकि हम भीतरी प्रांगण में पहुंच गए हैं, लेकिन उन लोगों की नजर में हम अब भी चींटियों जैसे ही हैं। एक बार मुझे एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार की हथेली से चोट लगी थी और बस इसी के साथ मैं सीधे युद्ध हार गया था। अगर मैं जल्दी से भाग न जाता तो मैं पहले ही मर चुका होता। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बहुत गुस्से से कहा। वू कियान का मनमोहक शरीर एक बार फिर कांप उठा। उसने सही अनुमान लगाया था कि ट्रू मार्शल रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट जिसने चेन जियांग को घायल किया था, बदले में उसी के हाथों मारा गया था। इनर कोर्टयार्ड के शिष्य तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे और फिर उस योग्यता पर गर्व करने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी। उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। वू कियान ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाया, फिर वहां से चली गई। चेन जियांग शरारत से हंसा और लेटा रहा,
जू रोंग और यून शियादाओ के वापस आने का इंतजार करता रहा। वापस आते ही वे फर्स्ट इन अ कोर्टयार्ड से लड़कर उसे जीत लेंगे। कुछ ही देर बाद चेन जियांग ने एक मोटे लड़के और एक किशोर को अंदर आते देखा। वे यून शियादाओ और जू रोंग थे। 2 साल बीत चुके थे और वे काफी बड़े हो गए थे। जू रोंग काफी मोटा हो गया था और छोटे मोटे से बड़ा मोटा हो गया था। यून शियादाओ के चेहरे का बचपना काफी फीका पड़ गया था, वह अब काफी परिपक्व लग रहा था। चेन जियांग स्वयं इस वर्ष 19 वर्ष का हो गया था। उसकी अपरिपक्व और मासूम आभा पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी और अब वह अधिक परिपक्व और स्थिर लग रहा था, एक समृद्ध अनुभव वाले व्यक्ति की तरह। चेन जियांग की भौहें अचानक तन गईं क्योंकि यून शियादाओ और जू रोंग का रंग रूप कुछ खास अच्छा नहीं था। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक जटिल भाव था। उनमें गुस्सा था, बेबसी थी, पछतावा था। बड़े भाई चेन, जेल से रिहा होने पर बधाई हो। चलिए पुराने घर चलते हैं और एक ड्रिंक लेते हैं, यून शियादाओ खिलखिलाते हुए बोली। और यह छोटे बदमाश यून का उपहार है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जू रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि यह पहले हुआ होता तो चेन जियांग को संकोच नहीं होता और वह खुशी खुशी ड्रिंक के लिए चला जाता, लेकिन वह देख सकता था कि उसके दोनों दोस्त उससे कुछ छिपा रहे थे। चेन जियांग ने अपने दोनों हाथ जोर से बढ़ाए और यून शियादाओ और जू रोंग की कलाइयां पकड़ लीं। उसने अपनी दिव्य अनुभूति उनके शरीर में उंडेल दी और साथ ही उनके डेंटियन और शरीर की स्थिति का जायजा लिया। चेन जियांग का चेहरा अचानक उदास हो गया क्योंकि उसे पता चला कि जू रोंग और यून शियादाओ दोनों घायल हो गए थे और वह भी बहुत गंभीर रूप से। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर हो गई थी और वे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। तुम्हारी 50% से ज्यादा मुख्य शिरोबिंदु टूट गई हैं। तुम्हारी सारी हड्डियां चटक गई हैं। सौभाग्य से तुम्हारे डेंटियन को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, वरना तुम अपनी सारी साधना खो देते और अपंग हो जाते। चेन जियांग ने उन्हें छोड़ दिया और गंभीरता से कहा, क्या मेरी वजह से तुम ऐसे बने हो? चेन जियांग की आवाज बहुत शांत हो गई, लेकिन बोलते समय उसके शरीर से एक जानलेवा और उग्र आभा फूट पड़ी। यूं शियादाओ और जू रोंग दोनों ही इस नरसंहार को साफ देख सकते थे। चेन जियांग बहुत गुस्से में था। यून शियादाओ और जू रोंग चुप रहीं। वे सोच रही थी कि उन्हें चेन जियांग को ये सब कैसे हुआ, ये बताना चाहिए या नहीं। यू शियादाओ और जू रोंग, मुझे पता था कि वे ऐसे नहीं थे। चेन जियांग की भौहें तन गईं, उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई। जिस बात ने उन्हें सिहरन में डाल दिया वह ये थी कि यह पूरा मार्शल प्रांगण वास्तव में थोड़ा हिल रहा था। यून शियादाओ और जू रोंग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। वे सोच रहे थे कि चेन जियांग ने सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया है या नहीं। चेन जियांग वास्तव में बहुत दुर्जेय था। शांत होने के बावजूद भी वह इतना भयानक दबाव छोड़ सकता था जिससे वे भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें तब तक बुरी तरह पीटूंगा जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी रगड़ी, उसके चेहरे पर निर्दयता की झलक दिखाई दी। जू रोंग डर के मारे उछल पड़ा। जू रोंग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए हंसते हुए कहा, हम बात करेंगे और बात यहीं खत्म होगी। क्योंकि तुम इतने दुर्जेय हो, इसलिए हम इस बात से भी निडर हैं कि तुम जाकर मौत की तलाश करोगे। यून शियादाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये प्रथम आंतरिक प्रांगण के शिष्य थे। उन्होंने हमें घायल कर दिया। जब मैं और लाओ झू अपने मिशन से लौट रहे थे तो रास्ते में हमारा उनसे सामना हुआ। मैंने उनसे कुछ ही वाक्य कहे और उन्होंने हमें घेर लिया। यून शियादाओ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वे 5 लोग अच्छी तरह से तैयार थे। जानबूझकर छोटे बदमाश यून को गुस्सा दिलाया, जिससे हमारे और उनके बीच संघर्ष हुआ। सैन्य प्रांगण शांत हो गया, लेकिन वह अभी भी एक प्रकार की कत्लेआम भरी क्यूई से घिरा हुआ था जो लोगों को सिहरन पैदा कर सकती थी। चेन जियांग ने भावशून्य भाव से पूछा, क्या मो युवन भी वहाँ उन लोगों की मदद कर रहा था? वह छोटी कुतिया उनका नेतृत्व कर रही थी, लेकिन उस समय स्क्विंटेड स्नैक ने हमें बचा लिया। हालांकि वह आदमी परेशान करने वाला है, लेकिन सबसे जरूरी मौके पर उसने आगे आकर मो युवन और उसके समूह को चेतावनी दी, वरना हम अपंग हो जाते। यू शियादाओ ने दांत पीसते हुए कहा, जिन लोगों ने हमारी घेराबंदी की थी वे बहुत शक्तिशाली थे। मो युवन के अलावा चांग जिंगी, यिन लिन, लेई ची और लू योंगमिंग भी थे। मो युवन और लेई ची एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के 4 प्रमुख परिवारों यानी मो परिवार और लेई परिवार के बच्चे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। यिन लिन और लू योंगमिंग भी कुछ महान परिवारों के बच्चे हैं, जू रोंग ने कहा। चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी हत्यारी क्यूई को वापस लिया और एक बार फिर पूछा, ये कब हुआ? 1 साल पहले। बाद में हम उन्हें ढूंढने नहीं गए, हमारे शिक्षक ने हमें वहीं रोक दिया। हमारे परिवार ने इसे मामूली बात समझा और 4 परिवारों के बीच फायदे का रिश्ता भी होता है। अगर ये रिश्ता एक बार टूट गया तो चारों परिवारों को काफी फायदा हो जाएगा। जू रोंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या एल्डर वू ने कुछ नहीं किया? चेन जियांग मन ही मन अपने परिवार के मुखियाओं से घृणा करता था। अगर यह चेन परिवार था तो चाहे वह कितना भी लाभदायक क्यों न हो, जब तक परिवार के बच्चों को धमकाया जाता रहेगा हमें उन्हें 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने उसे बताया, लेकिन उसने हमें तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करने को कहा और कहा कि तुम इसे हमारी बजाय अच्छी तरह से सुलझा लोगे। यून शियादाओ असहाय होकर मुस्कुराया। चेन जियांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसी बात है तो मैं इस नफरत को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। चलो कुछ पीते हैं। अध्याय 0114 पछतावे के लिए मेकअप। अध्याय 114 पछतावे के लिए मेकअप। यूं शियादाओ और जू रोंग चेन जियांग को अपने साथ अपने सामान्य होटल में ले आए।
जैसे ही वे उस होटल की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने तिरछा सांप शू वेलोंग को भी देखा। हालांकि उसका रूप बेहद घमंडी था, फिर भी युन शियादाओ और झू रोंग उसके बहुत आभारी थे। तिरछी नजर वाले सांप, आओ हमारे साथ पी लो। युन शियादाओ चिल्लाया, छोटे बदमाश, मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे ऐसे मत बुलाना। क्या तुम्हारी याददाश्त ज्यादा देर तक नहीं रहती? तुम तो पिटाई के लायक हो। जू वेलोंग ने एक नज़र से उन्हें तिरछी नज़र से देखा, फिर बोलना जारी रखा, मैं क्यों आऊं? क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते? झू रोंग ने हंसते हुए कहा, अगर हम आपके पास आते हैं तो आपको भुगतान करना होगा। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो चाहे आप कितना भी खाएं और पिएं, छोटे बदमाश युन को भुगतान करना होगा। झू वेलोंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस बदमाश को इतनी आसानी से सजा दिलाना कोई बुरा विचार नहीं है। बोलते बोलते वह चेन जियांग के समूह की मेज पर चला गया और तुरंत कई महंगे खाने पीने और शराब का ऑर्डर दे दिया। तिरछी नजर वाले सांप, पिछली बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युन शियादाओ हंसा, हम्फ, अगर तुम मुझे फिर से ऐसा नहीं कहोगे तो यह मेरे प्रति कृतज्ञता मानी जाएगी। झू वेलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वैसे भी आपका परिवार वास्तव में बेकार है और आपके परिवार में आपकी स्थिति वास्तव में साधारण है। आपको पीटा गया था, फिर भी आपके परिवार ने पादने की भी हिम्मत नहीं की। अगर यह मेरा परिवार होता तो हे, अगर उन्होंने हमें उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम उन्हें उचित सजा देंगे। चेन जियांग को देखकर झू वेलोंग भी हैरान रह गया। उसने चेन जियांग के इतनी जल्दी बाहर आने की उम्मीद नहीं की थी, और अगर कोई चरम मार्शल संप्रदाय से था तो सभी को उस निषिद्ध भूमि के बारे में पता था। वह बहुत ही डरावनी जगह थी, और अगर कोई वहां सिर्फ 2 साल भी बिता ले तो भी लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। जब तक कोई सच्चा मार्शल शिष्य नहीं है तब तक सभी परिवारों में उसकी स्थिति एक जैसी ही रहेगी। अगर आपकी प्रतिभा बहुत ऊंची है तो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा संसाधन मिलेंगे। हालांकि सिर्फ आपके लिए आपका परिवार उनके लाभों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जू वेलोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। झू रोंग और युन शियादाओ गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से समझ गए थे। झू रोंग ने कहा, भाई जू, तुम्हें भी बुरा नहीं माना जा सकता। अगर तुम दूसरों के प्रति अपना रवैया बदल सको तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। युन शियादाओ ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा क्यों है कि जब भी आप दूसरों को देखते हैं तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं? इससे दूसरे लोग बहुत दुखी होते हैं। हम्फ, क्या तुम मेरे बारे में यही सोचते हो? मैं इसके साथ पैदा हुआ था। झू वेलोंग के शब्दों ने चेन जियांग के समूह को स्तब्ध कर दिया। चेन जियांग और झू रोंग की तरह युन शियादाओ भी हंसना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। ये देखकर झू वेलोंग ने एक बार फिर ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम्फ, चेन जियांग, क्या तुम प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण से जीतना चाहते हो? सच कहूँ तो प्रथम श्रेणी के प्रांगण के लाभ बहुत उदार हैं और अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए वे हर संभव तरीका अपनाएंगे। इसके अलावा वे प्रथम श्रेणी के प्रांगण के नाम का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें इसकी बहुत परवाह है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे उनके परिवारों में उनका महत्व भी बढ़ेगा। अंततः उन्हें परिवार में जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा। चरम मार्शल प्रांत के प्रमुख परिवार बहुत विशाल थे और केवल यदि कोई बहुत शक्तिशाली होता था तो ही वे जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करने में सक्षम थे। क्या आप डरे हुए हैं? चेन जियांग ने पूछा। निडर? आखिरकार मैं प्रथम श्रेणी के भीतरी आंगन में नहीं हूँ। पिछली बार जब मैंने उन्हें रोका था तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था। शू वेलोंग ने अपना गिलास तेजी से पिया, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। ये शू वेलोंग वाकई अच्छा था, लेकिन खुद भी कुछ हद तक घमंडी था। अपने जन्मजात चेहरे के दोष के कारण वह अक्सर हर किसी के प्रति घमंडी सा आभास देता था, मानो इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं। 500वें मार्शल प्रांगण में आओ। इन 2 लोगों की वजह से तुम्हें प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण को छोड़ना पड़ा। अब मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। चेन जियांग ने ये शब्द कहते हुए अपना वाइन ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। युन शियादाओ और झू रोंग ने भी अपने अपने वाइन ग्लास उठाकर उनका स्वागत किया। मैं आ सकता हूँ, लेकिन बाद में इस छोटे बदमाश को मुझे फिर से इस नाम से बुलाने की इजाजत नहीं होगी। झू वेलोंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। चारों ने टोस्ट बनाया और अपने गिलास खाली कर दिए। अब चेन जियांग के समूह के सैन्य प्रांगण में 4 लोग रह गए थे। तिरछी नजर वाले ड्रैगन, पिछली बार 1000 सच्चे क्यूई दान कहाँ से आए थे? यह कोई छोटी संख्या नहीं है। युन शियादाओ ने हंसते हुए पूछा। TLN, जू वेलोंग सू वेलोंग, लोंग का अर्थ है ड्रैगन। हुन्फ, सारा दिन तुम दूसरों को उपनाम देते रहे। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मेरे मुकाबले तुम और भी ज्यादा पिटोगे। झू वेलोंग ने धीमी आवाज में कहा, जिसे सुनकर झू रोंग और चेन जियांग हंस पड़े। यही तो मैंने यूं ही उठा लिया, अब भी मेरे पास 1000 से ज्यादा हैं। जू वेलोंग के शब्दों से झू रोंग की आंखें बाहर आ गईं। तुमने इसे कहाँ से उठाया? कितने हैं? झू रोंग ने झट से पूछा। मुझे शहर के बाहर कैमल पीक के नीचे 3000 मिले। जू वेलोंग की बात अभी पूरी ही हुई थी कि झू रोंग उठ खड़ा हुआ। उसकी शक्ल देखकर वह खुद वहां दौड़कर देखने ही वाला था। वहां मत जाओ, उस जगह को बार बार खोदा जा चुका है और सब कुछ नष्ट हो चुका है। अब वहां सिर्फ एक झील बची है, झू वेलोंग ने कहा। झू रोंग वापस बैठ गई और आह भरते हुए बोली, ऐसा क्यों है कि मुझे अभी तक ऐसी अच्छी चीज का सामना नहीं करना पड़ा? कल सुबह मैं प्रथम रैंक वाले इनर कोर्टयार्ड से लड़ने जा रहा हूँ। चेन जियांग ने कहा। मेरी मदद चाहिए? झू वेलोंग ने पूछा। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा।
चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराया। उसकी इस मुस्कान से आत्मविश्वास झलक रहा था, जिससे यून शियादाओ और बाकी लोग मन ही मन चौंक गए। जू वेइलोंग ने आह भरते हुए कहा, आपको सावधान रहना होगा, वे पांचों लोग ताकत में बराबर हैं। मो युवन ने शीर्ष 10 सबसे सुंदर लोगों की सूची में, साथ ही शीर्ष 10 इनर मार्शल कलाकारों की सूची में भी शीर्ष स्थान हासिल किया था। इनर मार्शल कलाकार सूची इनर कोर्टयार्ड के मार्शल कलाकारों की ताकत की रैंकिंग थी। दूसरे शब्दों में, मो युवन इनर कोर्टयार्ड में सबसे ताकतवर थे। चेन जियांग ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, आसमान अभी भी अंधेरा है, चलो अब प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण में चलते हैं और उस 16वें नामपट को उठाकर हमारे मार्शल प्रांगण के प्रवेश द्वार पर टांग देते हैं। चेन जियांग का मानना था कि झू रोंग और यून शियादाओ सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण को चुनौती दी थी और मो युवन को डर था कि भविष्य में वह चेन जियांग से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ यून शियादाओ को घायल किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि चरम मार्शल संप्रदाय और उनके परिवार दोनों ही इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेशक उन्होंने शुरू में यून शियादाओ और झू रोंग को घायल करने की योजना बनाई थी, लेकिन कौन जानता था कि झू वेइलोंग बीच में आ जाएगा और कुछ तीखे शब्दों से उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देगा। चेन जियांग ने जाने को कहा और वह आगे बढ़ गया। उसने अपने गिलास में बची सारी शराब खत्म कर दी थी। उसके बाद झू रोंग और यून शियादाओ ने जल्दी से अपना खाना खा लिया। हुन्फ, मैंने जो खाना और वाइन ऑर्डर किया था वह अभी तक नहीं आया है, झू वेइलोंग ने शिकायत की। इस बीच यून शियादाओ ने पहले ही किसी को चेकआउट के लिए बुला लिया था। तिरछी नजर वाले ड्रैगन, बड़े भाई चेन के प्रथम श्रेणी के भीतरी आंगन के खिलाफ जीतने का इंतजार करो, फिर हम फिर से भरपेट खाना खाएंगे, ज्यादा देर नहीं होगी। यून शियादाओ हंसा। चेन जियांग के बारे में वह बहुत आश्वस्त था और झू रोंग भी ऐसा ही था, क्योंकि चेन जियांग हमेशा उनकी उम्मीदों से बढ़कर कुछ करता था। शाम ढलते सूरज ने आधे आसमान को चमकीले लाल रंग में रंग दिया था। हालांकि पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि चेन जियांग, जिसे 2 साल पहले निषिद्ध भूमि में कैद किया गया था, बाहर आ गया था। स्थिति और भी खराब तब हुई जब बाहर आते ही उसने 2 साल पहले के अपने पछतावे को मिटाने का फैसला किया और प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण को चुनौती दी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बार उसने जो दांव लगाया था वह पहले से भी बड़ा था। यह एक हथेली भर लंबी नरक आत्मा घास निकली। चाहे कहीं भी हो, नरक आत्मा घास बहुत दुर्लभ थी, यहाँ तक कि चेंगू 9 प्रांतों में भी नरक आत्मा घास बहुत महंगी भी थी और इतनी दुर्लभ कि उसे ढूंढा नहीं जा सकता था, बल्कि केवल भाग्य से ही पाया जा सकता था। इतने बड़े प्रलोभन ने प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के मो युवन के लिए विरोध करना बहुत मुश्किल बना दिया। इसके अलावा उसे ये भी पता चला कि चेन जियांग अकेले ही लड़ने आया है। ऐसे में अगर वह प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण की लड़ाई की चुनौती स्वीकार नहीं करता तो लोग सोचेंगे कि उसे मंच का डर है, जो बहुत शर्मनाक बात होगी। अध्याय 0115 अकेले प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण को चुनौती देना। बड़ी बहन, चेन जियांग नाम का वह लड़का युवा मास्टर मो को चुनौती देने वाला है, क्या तुम नहीं देखोगी? यह आज है और स्थान प्रथम श्रेणी का आंतरिक प्रांगण है। वू शियादी एक भव्य कमरे में चली गई और पीले वस्त्र पहने एक लड़की से बात करने लगी। वू कियान थोड़ा आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग निश्चित रूप से प्रथम रैंक वाले इनर कोर्टयार्ड को चुनौती देने जा रहा है, लेकिन उसने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी। जियाओरी, चलो, मुझे निश्चित रूप से ये देखना होगा कि यह चेन जियांग कितना दुर्जेय है। वू शियाओरी ने धीरे से कहा। उस परेशान करने वाले आदमी को निश्चित रूप से युवा मास्टर मो द्वारा बुरी तरह पीटा जाएगा। आज मैं उससे बदला लेने में सक्षम हो जाऊंगा और अपनी शर्मिंदगी से बच पाऊंगा। वू कियान ने हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम दूसरों से मनचाहे सारे फायदे पा सकती हो। ठीक है, चलो चलते हैं। वू शियाओरी ने नाक सिकोड़ी, पैर पटका और धीरे से नाक सिकोड़ी। जब उसे याद आया कि उसने चेन जियांग की छाती कैसे पकड़ी थी, तो उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। रहस्यमय क्षेत्र के अंदर एल्डर प्रांगण में वू कैमिंग मुस्कुराया और बोला, डीन, आप तय करें कि हम जाकर इस मस्ती में शामिल होंगे या नहीं। आइए आखिरकार युवा मार्शल अंकल पर एक नज़र डालें और देखें कि वह कैसे जीतता है। उसने वास्तव में पूरे प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण को अकेले ही चुनौती दे दी है। वू डोंगचेन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है हम जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह हार जाएगा। उस समय हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं और फिर देखेंगे कि क्या वह हमारे सामने अब भी इतना घमंडी हो सकता है। वू डोंगचेन और वू काइमिंग रहस्यमय क्षेत्र से निकलकर 50 मंजिल ऊंचे टावर के शीर्ष पर पहुंचे, जहां से वे दूर प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के विशाल क्षेत्र को देख रहे थे। 2 साल तक गायब रहने के बाद चेन जियांग आखिरकार फिर से प्रकट हुआ और उसने एक जबरदस्त घटना को अंजाम दिया। हर कोई तुरंत उसका नाम याद कर सकता था और जल्द ही उसने चरम मार्शल संप्रदाय में अपनी कुछ प्रसिद्धि वापस पाली। चेन जियांग न केवल चरम मार्शल संप्रदाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बल्कि चरम मार्शल प्रांत में भी उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि उन्होंने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य की हत्या कर दी थी। इसके बाद बीस्ट मार्शल संप्रदाय ने उनके सिर पर 100,000 क्रिस्टल पत्थरों का इनाम रखा था, जो अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों के लिए काफी बड़ी रकम थी। इस इनाम को पाने के लिए उनमें से कई ने चेन जियांग के मूल के बारे में छानबीन की थी। मो युवन प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण के अन्य 9 सदस्यों के साथ चेन जियांग के साथ प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण के विशाल चौक के मध्य में खड़े थे। मो युवन और अन्य 9 लोगों के पीछे हजारों भीतरी और बाह्य संप्रदाय के शिष्य खड़े थे।
ये हजारों लोग अपने सामने खड़े 10 लोगों के प्रभाव से आकर्षित होकर वहां पहुंच गए थे। दूसरी ओर चेन जियांग के पीछे केवल 3 लोग थे, युन शियादाओ, जू रोंग और जू वेलोंग। मो युवन अभी भी सभ्य दिख रहे थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, जू वेलोंग, वास्तव में उनके साथ घुल मिल जाओगे। लेकिन आज सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम हम सभी से लड़ने के लिए यहाँ आए हो, अकेले। आपको भी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ इतने सारे लोग होंगे। चेन जियांग ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चौक पर बहुत सारे जीवंत लोग मौजूद थे जो इसे देखने आए थे। यहाँ तक कि कुछ मशहूर हस्तियां भी इस भीड़ में शामिल थीं, जैसे कि शीर्ष 10 सुंदरियां, शीर्ष 10 सबसे खूबसूरत पुरुष और यहाँ तक कि कुछ ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट भी। इस समय जू रोंग ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया, उसके कान के पास झुककर कहा, छोटे भाई चेन, उस प्यारी सी बच्ची को देखो, वह मेरी छोटी बहन जू रोरो है। चेन जियांग ने तिरछी नजर डाली और देखा कि हल्के गुलाबी रंग की स्कर्ट पहने एक लड़की लड़कियों के समूह के बीच खड़ी थी। हालांकि उसके बगल वाली लड़कियां बदसूरत नहीं थीं, लेकिन हल्के गुलाबी रंग की स्कर्ट वाली लड़की खास तौर पर ध्यान खींचने वाली थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। उसके प्यारे और आकर्षक चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके पूरे शरीर से एक सुरुचिपूर्ण स्वभाव झलक रहा था, जो बेहद आकर्षक था। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, चेन जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा। इस समय युन शियादाओ ने चेन जियांग की आस्तीन खींची, दूर एक सफेद स्कर्ट पहने लड़की की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, वह मेरी बड़ी बहन है और वह शीर्ष 10 सुंदरियों में दूसरे स्थान पर है, युन सुई। चेन जियांग ने एक बार फिर देखा, इस बार युन शियादाओ की बड़ी बहन की ओर। ये लड़की लंबी थी, उसमें एक परिपक्व आकर्षण था, वह सुंदर और शिष्ट दिखती थी और जू रोंग की छोटी बहन से बिल्कुल अलग थी। जू रोंग की छोटी बहन नाजुक और दुबली पतली, सुंदर और प्यारी थी, जबकि युन शियादाओ की बहन एक पूरी तरह से परिपक्व लड़की थी, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी। जू वेलोंग ने गाली देते हुए कहा, तुम यहाँ लड़कियां देखने आए हो या लड़ने? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं चला जाऊंगा। मो युवन और उसका समूह एक बार फिर अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग, जू रोंग और ये कमीने इस समय लड़कियों के बारे में बात करेंगे। वे बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे और इससे उन्हें लगा कि उन्हें कम आंका जा रहा है। वे नहीं जानते थे कि युन शियादाओ और जू रोंग अपनी अपनी बड़ी और छोटी बहन को चेन जियांग से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत, वे वाकई उस सूची में शामिल होने के लायक हैं। तुम जाकर उनसे कह सकती हो कि अगर उन्हें मेरी 3 पत्नियां और 4 रखैलें रखने से कोई आपत्ति नहीं है, तो वे आज रात आ सकते हैं। आखिरकार ये पिता अभी भी कुंवारा है, चेन जियांग ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। मो युवन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और ठंडे स्वर में बोला, तुम लड़ने जा रहे हो या नहीं? बेशक मैं लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आपको पहले मुझे नियम बताने चाहिए। चेन जियांग ने 2 बार सूखी खांसी की, जबकि जू रोंग और युन शियादाओ ने तिरस्कार भरी नजरों से चेन जियांग को देखा। मो युवन ने कहा, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि आप लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कई सक्षम मार्शल कलाकार हैं और उन सभी को प्रथम रैंक वाले इनर कोर्टयार्ड के सदस्यों के रूप में गिना जा सकता है। युन शियादाओ ये शब्द सुनकर अचानक क्रोधित हो गया। मेरी गांठ गिन लो, इन लोगों में से बहुत से लोगों के पास तो आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं है। जाहिर है मो युवन को चेन जियांग से हार जाने की चिंता थी, इसलिए बस सुनिश्चित करने के लिए वह बस इतना ही कह सका, बिल्कुल, अगर वे प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के सदस्य हैं तो चरम मार्शल संप्रदाय द्वारा उन्हें दिए जाने वाले लाभ ही उनका गला घोंटने के लिए पर्याप्त हैं। हमें मूर्ख मत बनाओ, जू रोंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण का प्रमुख हूँ, अगर मैं कहूँ कि वे हैं तो वे हैं। हालांकि उन्हें प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के शिष्यों के लाभ नहीं मिलते, फिर भी वे अक्सर प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने चरम मार्शल संप्रदाय के निर्धारित अभियानों में भी भाग लिया है और उन सभी ने कम से कम उसका एक हिस्सा पूरा किया है, मो युवन ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, दूसरे शब्दों में, कार्य पूरा करने के बाद उन्हें मिले सभी पुरस्कार आपको मिले। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतने सारे लोगों की भर्ती की। मो युवन का चेहरा बदल गया। अगर आप असहमत हैं तो कृपया चले जाइए। अगर चेन जियांग मान जाता तो उसे 10,000 लोगों से लड़ना पड़ता। क्या एक अकेला आदमी ऐसा कर सकता है? उनके आसपास के सभी लोगों को भी लगा कि यह कुछ ज्यादा ही है, और अगर वे उसकी जगह होते तो सभी असहमत होते। जैसे ही उन्हें लगा कि वे लड़ाई होते नहीं देख पाएंगे, उन्होंने चेन जियांग के ये शब्द सुने, मैं पहले की तरह लड़ूंगा, लेकिन शर्त यह है कि इन 9 लोगों के हारने के बाद ही वे सभी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है, इसलिए वे सभी एक साथ काम करेंगे और आपसे सीखेंगे, मो युवन ने उत्तर दिया। अब चेन जियांग ने मो युवन के पाखंडी चेहरे को साफ तौर पर पहचान लिया, जो देखने में तो बेहद विनम्र लगता था, लेकिन जिसके दिल में गंदी चालें भरी हुई थीं। सबको आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग सचमुच मान गया। भले ही वह प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के 9 सदस्यों के खिलाफ जीत भी जाता, लेकिन वे हजारों शिष्य भी अद्भुत थे और उनकी सारी शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से भी ऊपर थी। भले ही चेन जियांग एक हाथी होता और उसे इतनी सारी चींटियों ने घेर लिया होता, फिर भी वे उसकी जीत की संभावना का अनुमान नहीं लगा पाती। बेवकूफ, हारने पर क्या करोगे? ये तो नरक की आत्मा की घास है, जू रोंग ने शाप दिया।
युन शियादाओ ने अपने चारों ओर घेरा डाले हुए पांचों लोगों को घृणा से देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, बड़े भाई चेन, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें उनके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। उस दिन का इंतजार कीजिए जब मुझमें इतनी शक्ति होगी, उस समय मैं उन सबको मार डालूंगा। युन शियादाओ ने ये निर्दयी शब्द कहे इससे पहले कि वह अपनी बड़ी बहन युन सुई के स्थान की ओर चले। जू रोंग के चेहरे पर भी लाचारी के भाव थे, क्योंकि वह भी अपनी छोटी बहन के पास गया था। तुम्हें सचमुच किसी मदद की जरूरत नहीं है? जू वेलोंग ने पूछा, क्योंकि वह अभी भी चेन जियांग के पीछे खड़ा था। नहीं, तुम्हें भी पीछे हटकर देखना चाहिए। साथ ही इस प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण से दूर रहने की कोशिश करो। असल में बेहतर होगा कि तुम प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण में बिल्कुल भी न रहो, चेन जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके चेहरे पर एक निर्मम मुस्कान झलक रही थी। मन ही मन जू वेलोंग इस मुस्कान को देखकर दंग रह गया। टिल्डर एक और अध्याय आने वाला है। अध्याय 0116 सनसनीखेज कौशल। अध्याय 116 सनसनीखेज कौशल। यह अध्याय सास्किया पहल द और एनोनिम द्वारा प्रायोजित है। चेन जियांग को 2 साल के लिए निषिद्ध भूमि में कैद कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि उसने 2 साल के लाभ भी खो दिए थे। यही कारण था कि वह न केवल प्रथम आंतरिक प्रांगण को खोना चाहता था, बल्कि वह चरम मार्शल संप्रदाय को भी थोड़ा सा खोना चाहता था। जब चेन जियांग आ रहा था, तब उसे जू वेलोंग से पता चला कि प्रथम आंतरिक प्रांगण के 9 सदस्यों में से केवल 5 के पास ही वास्तव में असीम शक्ति थी, जबकि अन्य 4 को नजरअंदाज किया जा सकता था। ये चारों जानबूझकर मो युवन के समूह में शामिल हो गए थे और मो युवन अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें अपने समूह में शामिल होने की अनुमति दी थी। चेन जियांग एक ही नज़र में साफ पहचान गया कि ये 4 लोग कौन थे। उसे बस मो युवन के समूह के सदस्यों के रौबदार व्यवहार की तुलना करनी थी। आखिरकार वे अपने बॉस के हाथों में थे, इसलिए जब वह उनके सामने खड़ा होता तो जाहिर है वे खुद को संयमित रखते। आमने सामने की लड़ाई में जो भी हारेगा उसे दोबारा लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मो युवन ने कहा, क्या मैं पहले उन चारों से अकेले लड़ सकता हूँ? चेन जियांग ने सीधे उन 4 लोगों की ओर इशारा किया जिन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था, क्योंकि वे चारों मो युवन के समूह के अन्य सदस्यों के प्रति बहुत सम्मानजनक थे। जैसी तुम्हारी इच्छा, मो युवन ने तुरंत कहा, तुम चारों जाओ। सावधान रहना। चेन जियांग स्वेच्छा से एक साथ 4 लोगों से लड़ने जा रहा था, और ये देखकर सभी हैरान रह गए। यहाँ सभी मार्शल आर्टिस्ट थे और अब वे एक उच्च स्तरीय इनर कोर्टयार्ड युद्ध देख सकते थे, और ये देखकर सभी बहुत उत्साहित थे। प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। चारों ने अपनी शक्तिशाली सच्ची ची को धकेलते हुए अपने शरीर को जोर से हिलाया। उसी समय उन चारों की सच्ची ची फट गई और ची तरंगे चारों दिशाओं में फैल गईं, जिससे एक के बाद एक भयंकर हवाएं चलने लगीं। देखने वालों को साफ दिखाई दे रहा था कि सच्ची ची बहुत शुद्ध होने के साथ साथ बहुत सघन भी थी। वास्तव में प्रथम आंतरिक प्रांगण के योग्य। वू कियान की सुंदर आंखें चमक उठीं, जैसे वह मैदान में खड़े लोगों को ईर्ष्या से देख रही हो। ये प्रथम आंतरिक प्रांगण के सदस्य असीम भविष्य वाले शिष्य थे। आखिरकार जब तक कोई मजबूत रहेगा, सभी उसकी पूजा करेंगे। इन चारों आदमियों में से हर एक बड़ी बहन से ज्यादा ताकतवर है। चेन जियांग नाम का वो आदमी तो जरूर हारेगा। वू शियाओली ने अपने सफेद दांत भींचते हुए घमंड से कहा। अचानक वे चारों व्यक्ति अपनी जगह से गायब हो गए। इस गति से उनके आसपास खड़े हजारों शिष्य एक एक करके चिल्ला उठे, मानो उनमें से हर कोई ऐसी ही गति चाहता हो। चेन जियांग की आंखें घूम रही थीं, ध्यान से उस धीमी सी आवाज को सुन रही थीं, साथ ही अपनी दिव्य अनुभूति को फैलाते हुए अपने आसपास की हवा में सच्ची क्यूई के उतार चढ़ाव को भी महसूस कर रही थीं। इन चारों आदमियों की गति वाकई बहुत तेज थी, क्योंकि वे चौक में आगे पीछे दौड़ रहे थे और उनकी परछाइयां लगभग अदृश्य थीं। 2 मेरे पीछे, एक मेरे आगे और एक मेरे ठीक ऊपर हवा में। चेन जियांग लगातार उनकी गतिविधियों से अवगत था और जब उन्होंने उस पर हमला किया तो उसने तुरंत उनके हमलों की दिशा निर्धारित कर ली थी। चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराया। उसके शरीर के भीतर की सच्ची ची उसकी इच्छानुसार काम कर रही थी। ये ताई ची ड्रैगन को वश में करने का दिव्य अभ्यास था, जिससे सच्ची ची उसकी त्वचा के ऊपर उठ रही थी, जिससे एक प्रकार का भयावह प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। साथ ही एक भंवर जैसी चूषण शक्ति भी उत्पन्न हो रही थी, जो अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच रही थी। चौक में मौजूद हर कोई सांस रोके उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो चारों फिर से प्रकट होंगे और चेन जियांग पर हमला करेंगे। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके सामने एक रोमांचक दृश्य उभर आया। क्योंकि चारों ने चेन जियांग पर क्रमशः आगे, पीछे और ऊपर से हमला किया। सामने से एक भाले की नोक जैसा हाथ चेन जियांग की छाती के ठीक बीचों बीच घुसा और पीछे से दोनों ने अपनी मुठ्ठियां, जो जोरदार सच्ची ची से लिपटी थीं, चेन जियांग की पीठ पर वार की। इसी बीच ऊपर हवा में उस आदमी का एक पैर नीचे गिर पड़ा, मानो कोई लंबा भाला चेन जियांग के सिर पर गिर रहा हो। इस प्रकार के अचानक और अत्यंत शक्तिशाली हमले, मैदान में इस लड़ाई को देख रहे प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास था कि यदि वे इन हमलों से बचाव करेंगे तो ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल असंभव होगा। चेन जियांग ने हालांकि बचाव नहीं किया और वहीं स्थिर खड़ा रहा। तभी एक अजीब दृश्य सामने आया, जब चारों लोगों ने एक साथ हमला किया, बिजली की तरह तेज और वज्र की तरह भयंकर। लेकिन चेन जियांग के शरीर पर वार करते ही वे सब वहीं जम गए। ऐसा लग रहा था मानो उन पर किसी राक्षसी जादू का असर हो, क्योंकि वे चारों हिल भी नहीं पा रहे थे। सच्चे मार्शल क्षेत्र में किसी के लिए भी इन हमलों से पूरी तरह बचाव करना और बच पाना नामुमकिन होता। हालांकि चेन जियांग अपने शरीर पर हुए इन हमलों से जरा भी विचलित नहीं हुआ।
हालांकि सभी साफ देख सकते थे कि उसकी छाती पर एक शंकु जैसी हथेली से वार किया गया था, जबकि एक और व्यक्ति उसके सिर के ऊपर खड़ा था और उसकी पीठ पर 2 मुठ्ठियां कसी हुई थीं। चेन जियांग को जरूर चोट लगी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सबने पहले यही सोचा था कि चेन जियांग अगर मांस का पेस्ट न भी बना हो तो कम से कम कुछ घूंट खून तो उगलेगा ही, लेकिन इस समय तो उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं थी। चेन जियांग पर हमला करने वाले चारों लोग भी बहुत स्तब्ध थे, क्योंकि जब उन्होंने अपनी शक्तिशाली क्यूई आभा का इस्तेमाल करके हमला किया था तो उन्हें ऐसा लगा था जैसे कोई तलवार पानी में बिना किसी लहर के तेजी से घुस गई हो। हालांकि उन्हें और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उनके हाथ पैर चेन जियांग के शरीर से चिपके हुए थे और वे अपने शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को भी सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। जब सब लोग स्तब्ध और असमंजस में थे, चेन जियांग आगे बढ़ा। उसने जोर से अपनी मुक्का आगे की ओर मारा और सामने वाले पर वार किया। यह मुक्का देखने में तो आम मुक्का जैसा ही था, लेकिन जैसे ही सामने वाले पर लगा वह लगभग 100 झांक दूर उड़ गया। इतना ही नहीं, उड़ते हुए उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और आखिरकार वह टाइल वाले फर्श से टकरा गया। बस इतना ही। चेन जियांग ने व्यंग किया और चीखते हुए कहा। उसका वस्त्र अचानक पाउडर में बदल गया और उसकी सुडौल और मजबूत मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। उसी समय उसकी त्वचा के भीतर से एक लाल लाल धुंध उमड़ पड़ी और साथ ही एक तरह की झुलसा देने वाली गर्म अदृश्य ची चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे सभी को उसे सहन करने में कठिनाई हो रही थी। इस समय जिसने उसके सिर पर पैर रखा था और उसके पीछे खड़े 2 लोगों ने खून जमा देने वाली चीखें निकाली, क्योंकि उनके मुंह से खून बह रहा था, जबकि उनके चेहरे दर्द और भय के कारण विकृत हो गए थे, जिससे वे अत्यंत क्रूर लग रहे थे। हुंफ! एक ठंडी खर्राट के साथ उसके शरीर से एक क्यूई लहर फूट पड़ी। क्यूई तरंगों के इस विस्फोट ने उन तीनों लोगों को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि वे एक बार फिर खून से लथपथ होकर उड़ गए। चेन जियांग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वह उन्हें बस थोड़ा सा कष्ट सहने दे रहा था ताकि वे आगे लड़ने में सक्षम न हो सकें। तुम पांचों या तो हार मान लो या मुझसे लड़ो। लड़ाई के दौरान मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने नेक हो, चेन जियांग ने भावशून्य भाव से कहा। इन गुस्से भरे शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। उस समय चेन जियांग बेहद गंभीर और साथ ही सबसे भयावह भी था। पलक झपकते ही उसने फर्स्ट इनर कोर्टयार्ड के 4 सदस्यों को हरा दिया। यह वाकई ऐसी ताकत थी जो लोगों को आतंकित कर सकती थी। दूर वू कैमिंग कुछ चिंतित था और बोला, डीन, क्या हमें इस बदमाश को नहीं रोकना चाहिए? मुझे डर है कि वह बेरहमी से काम करना जारी रखेगा, क्योंकि वह शायद विरोधी पक्ष को मारना भी शुरू कर देगा। जरूरत नहीं, इस बदमाश की हर चाल बहुत सोची समझी होती है। ज्यादा से ज्यादा वो उन लोगों को अपाहिज बना देगा। तुमने मुझे पहले भी बताया था कि उन लोगों ने क्या किया है, जिसकी सजा उन्हें खुद भुगतनी होगी। गु डोंगचेन ने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखते हुए कहा। चेन जियांग की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। इस बदमाश ने अभी कुछ देर पहले ताई ची ड्रैगन वशीकरण दिव्य अभ्यास का प्रयोग किया था। गुरु ने मुझे एक बार इस चाल के बारे में बताया था। इस कौशल के प्रयोगकर्ता और उसके प्रतिद्वंद्वी की सच्ची क्यूई के बीच का अंतर सचमुच बड़ा होने पर ही इस अभ्यास का प्रभावकारी होगा। ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में उस पागल बूढ़े आदमी की विरासत प्राप्त की है। क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास यिन और यांग है? वू कैमिंग ने इस बिंदु पर बात की क्योंकि उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसका पूरा चेहरा भयभीत था। गु डोंगचेन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा होना चाहिए। मैंने सुना है कि वह विभिन्न प्रकार की सच्ची क्यूई का उपयोग कर सकता है। चेन जियांग के पूरे शरीर से ज्वालाएं फूट रही थीं। ये लपटें मानो उसके हृदय के भीतर का क्रोध थीं, जो भड़क रही थीं और जल रही थीं, मानो किसी क्रोधित अग्निदेव का आभास दे रही हों। कौन आ रहा है? एक एक करके चेन जियांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। 5 खूबसूरत आदमियों को देख रही थीं। ये सभी एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के मशहूर परिवारों के बच्चे थे। अध्याय 0117 निर्दयतापूर्वक। अध्याय 117 निर्दयतापूर्वक। एक थोड़ा मोटा मगर खूबसूरत आदमी आगे आया। हालांकि उन्होंने चेन जियांग की ताकत देखी और उसका अंदाजा लगाया था, फिर भी उनमें कोई डर नहीं था। आगे आया हुआ आदमी भी बहुत शांत दिख रहा था और उसने सफेद रंग की आलीशान पोशाक पहनी हुई थी। इस व्यक्ति का नाम चांग शिंगई था। वह चरम मार्शल प्रांत के ट्रेड यूनियन के प्रमुख के कई बच्चों में से एक था और एक बेहद धनी परिवार से आता था, जिसके कई अन्य परिवारों के साथ भी अच्छे संबंध थे। उसका परिवार कई छोटे और मध्यम आकार के संप्रदायों के साथ संबंध रखता था। चांग शिंगई ने एक तलवार निकाली जिस पर नीले रंग की आध्यात्मिक नसें खुदी हुई थीं। यद्यपि ये नसें आकार में छोटी थीं, लेकिन जब उसने उनमें सच्ची ऊर्जा प्रवाहित की तो वे एक सुंदर प्रकाश से जगमगा उठीं, जिससे बिजली और हवा का आभास हुआ। ये कम से कम चौथे स्तर का आध्यात्मिक हथियार था। एक पवन और बिजली की तलवार। ये तो चौथे स्तर के आध्यात्मिक हथियारों में भी सर्वोच्च श्रेणी की तलवार है। वू कियान ने आश्चर्य और ईर्ष्या भरी नजर से कहा। कोई भी लड़की इस तरह का खूबसूरत आध्यात्मिक हथियार पाना चाहेगी। उसके बगल में बैठी वू शियाओरी ने मुंह फुलाकर बुदबुदाते हुए कहा। हमारी खूबसूरत वू कियान उस बदतमीज चेन शियांग को पसंद करती है। वह परेशान करने वाला लड़का इतना ताकतवर कैसे है? उसने अकेले ही उन 4 प्रथम आंतरिक आंगन के लड़कों से इतनी आसानी से कैसे निपट लिया? वू कियान का सुंदर चेहरा गुलाबी हो गया, जैसे उसने गुस्से से कहा। छोटी लड़कियां बकवास नहीं करती। चेन जियांग का चरित्र भी बहुत अच्छा है। पहले हम केवल खुद को बहुत घमंडी और अहंकारी होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। हम दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते थे। हमें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का पता नहीं था।
उसके साथ लड़ने से मेरा अज्ञानी स्वभाव जाग उठा। इसके अलावा उसने मुझसे जीत हासिल की, लेकिन फिर भी मेरा सच्चा तत्व दान नहीं लिया। वू शियादी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर कुछ नहीं बोली। वह बस चांग जिंगी के हाथ में मौजूद खूबसूरत आत्मिक हथियार को देखती रही। चेन जियांग जानता था कि इस तरह का उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बहुत कीमती होता है। भले ही इसकी स्वयं की कीमत अधिक न हो, लेकिन अगर इसे नीलामी में बेचा जाए तो ये लाखों क्रिस्टल पत्थरों में बिक सकता है। चांग जिंगई ने देखा कि उनके आसपास के सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से उस आत्मिक हथियार को देख रहे हैं और मन ही मन उसे बहुत गर्व हुआ। चेन जियांग की ओर देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब नियमों का जिक्र किया गया था तो यह नहीं बताया गया था कि आत्मिक हथियार का इस्तेमाल बेईमानी है। मैंने हेवन ड्रैगन ट्रेजर हाउस में सुना है कि आपके पास एक अच्छा स्पिरिट हथियार है। चेन जियांग ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं इसका इस्तेमाल तुमसे निपटने के लिए नहीं करूंगा। तुम इसके लायक नहीं हो। बेशक अगर तुमने मेरे साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल तलवार के लिए बलिदान के रूप में करूंगा। उग्र बदमाश, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। चेन जिंगी बोल ही रहा था कि हवा और बिजली की तलवार उसकी ओर झपटी। हवा की कोमल भावना का आभास तो था ही, साथ ही उसमें बिजली जैसी शक्ति और गति भी थी। चांग जिंगई में लकड़ी का गुण था और वह हवा और बिजली दोनों गुणों का इस्तेमाल करने में सक्षम थी, यानी कठोर और कोमल शक्ति। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और 5 तत्वों में से एक लकड़ी का तत्व ट्रू क्यूई होने के कारण चेन जियांग इस बात से पूरी तरह वाकिफ था। सुंदर हवा और बिजली की तलवार ने चेन जियांग की छाती के बाईं ओर बिजली की तरह वार किया, लेकिन अजीब तरह से चेन जियांग ने रहस्यमय तरीके से अपनी 2 उंगलियां बढ़ा दी और तलवार की नोक को कसकर पकड़ लिया। इस हल्के क्लैंप ने सबको एक पल के लिए हैरान कर दिया। तलवार का वह वार हालांकि देखने में सुंदर और प्रभावशाली लग रहा था, उसकी ताकत भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चेन जियांग ने उसे इतनी इत्मीनान से जकड़ रखा था। सभी ने केवल ये देखा कि चेन जियांग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी, इससे पहले कि अचानक उसकी 2 उंगलियों से हल्का लाल धुंध बह निकला और उसकी उंगलियों ने कैंची की तरह तलवार की नोक को काट दिया। इस दृश्य ने सबको ऐसा महसूस कराया जैसे उनके दिलों में चाकू घोंप दिया गया हो और उन्हें एक गहरा सदमा भी लगा। वह लेवल 4 का स्पिरिट वेपन था, लेकिन उसे ऐसे काटा गया था जैसे वह कागज हो। चेन जियांग ने उसे आसानी से तोड़ दिया था और वह महंगी हवा और बिजली की तलवार नष्ट हो गई थी, जिससे लोगों को बहुत अफसोस हुआ। हाँ, गहन आभा वाली उंगली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इतना भयानक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल सीखेगा। एक बूढ़ा आदमी आश्चर्य से चिल्लाया, जो जल्द ही चारों ओर फैल गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में इतना दुर्जेय, साथ ही सीखने में कठिन मार्शल कौशल सीखेगा। चांग जिंगी अभी कुछ देर पहले अपनी पवन और बिजली वाली तलवार पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसका रंग बेहद बदसूरत हो गया था और तलवार की धार पर अंकित धीरे धीरे मंद होती आत्मा की नस को देखते हुए उसकी आंखें फड़क रही थीं। आत्मा का हथियार बस थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था, फिर भी वह पूरी तरह से नष्ट होने के बराबर था। बेशक आध्यात्मिक हथियार बहुत मजबूत होते हैं, जब तक उनका सामना किसी और भी बेहतर आध्यात्मिक हथियार से न हो जाए उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग ने वास्तव में गहन आभा उंगली का अभ्यास किया होगा, जिसे संभवतः मार्शल कौशल की दिव्य मार्शल कला कहा जा सकता है, और महज एक इशारे से उसकी कीमती पवन और बिजली की तलवार तोड़ दी होगी। इस समय चांग जिंगई खून उगलने की हालत में भी नहीं था। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और चेन जियांग की ओर झपटा। उसकी दोनों मुट्ठियों में अनंत नीला सच्चाची उमड़ रहा था, उनके ऊपर बिजली चमक रही थी, और उसी समय उसकी मुट्ठियों के ऊपर 2 सजीव नीले सांप के सिर प्रकट हुए और चेन जिंगई ने उन फुफकारते सांपों को चेन जियांग की ओर मारा। जब वे मुट्ठियां चेन जियांग से सिर्फ 3 फीट दूर थीं, चेन जियांग ने चेन जिंगई की ओर एक हथेली पटक दी, जबकि उसी समय नीली हवा और बिजली की आभा उसकी हथेली के ऊपर बह निकली। उसकी हथेली बहुत तेज थी, बहुत अचानक आई, लेकिन जब उसने हवा में मारा तो उसकी हथेली से एक अदृश्य दबाव निकला और जल्द ही एक अदृश्य विशाल हथेली बन गई, जिसने चांग जिंगी को ढक लिया और उसकी ओर बढ़ रही थी। प्रथम आंतरिक प्रांगण में अचानक एक भयंकर कंपन पैदा हो गया और लोगों ने देखा कि जिस जगह चांग जिंगी खड़ा था वह मानो लहरों से टकरा रही थी। मजबूत ईंटें टुकड़ों में बदल गईं क्योंकि अचानक उस भयंकर और धरती हिला देने वाली शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया। पलक झपकते ही उसके शरीर में एकत्रित सच्ची झटके से पूरी तरह बिखर गई और साथ ही उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं और उसकी अधिकांश मेरिडियन भी टुकड़ों में टूट गईं। हाँ, शौकंग हेवन पाम, यू शियादाओ ने कहा। उसने भी इस युद्ध कौशल के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसे सीखना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने तुरंत हार मान ली। अब जब उसने देखा कि यह कौशल कितना शक्तिशाली है तो वह खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से गहरी सांस लेने लगा। चेन जियांग ने जो गहन आभा वाली उंगली और चौंकाने वाली स्वर्गीय हथेली का इस्तेमाल किया था, दोनों ही युद्ध कौशल सीखना बहुत मुश्किल था और इसके अलावा शरीर की जरूरतें भी बहुत ज्यादा थीं। लेकिन चेन जियांग अब इन्हें आसानी से कर सकता था। ये सिर्फ इस बात से ही समझा जा सकता था कि उसने इन 2 शक्तिशाली युद्ध कौशलों को पूरी तरह से सीख लिया था और उसका शरीर भी बहुत मजबूत था। चांग जिंगी जमीन पर पड़ा था, छटपटा रहा था और लगातार खून की उल्टियां कर रहा था।
अभी कुछ देर पहले जब उस भयानक शक्ति ने उसके शरीर पर प्रहार किया था तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर उसी क्षण टूट रहा हो, और जब उसने चेन जियांग को अपनी ओर आते देखा तो वह डरे हुए से नजरें नहीं हटा सका। चेन जियांग क्या करने जा रहा था, सभी को जल्द ही जवाब मिल गया जब उन्होंने चेन जियांग को चिल्लाते हुए देखा, जैसे कि कई मुट्ठी छाया चमक रही थी, एक के बाद एक घने और शक्तिशाली क्यूई से भरी हुई जो चांग जिंगई की ओर हमला कर रही थी। उन मुट्ठियों की जोड़ी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और जैसे जैसे वे फैलती गईं, हर मुट्ठे के वार के साथ एक निर्दयी और तीव्र वध क्यूई का भाव प्रकट होता गया। ये देखना बहुत ही घिनौना था। पलक झपकते ही चेन जियांग ने चेन जिंगई पर सैकड़ों मुक्के बरसा दिए। उसने मेटल व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया था, जिससे एक जानलेवा और हिंसक क्यूई आभा निकल रही थी। उसकी हर मुक्का चांग जिंगई के शरीर पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, जिससे चांग जिंगई अचानक एक के बाद एक दिल दहला देने वाली, खून जमा देने वाली चीखें निकालने लगा। चेन जियांग की मुट्ठियां बहुत तेज थीं। उसने दूसरों को उसे रोकने का मौका ही नहीं दिया जब तक सबकी हिम्मत लौटी। चांग जिंगई चेन जियांग के वारों से टूटे हुए फर्श पर धंस चुका था। उसका बुरी तरह क्षत विक्षत शरीर टूटे हुए पत्थर में मिल चुका था, लेकिन वह मरा नहीं था। इस खूनी, क्रूर, भयावह और मजबूत हमले ने अधिकांश दर्शकों के दिलों में भय पैदा कर दिया, जबकि उसी समय चेन जियांग उनकी नजर में एक क्रूर वध करने वाले देवता के समान बन गया था। चेन जियांग, तुम मो युवन चांग जिंगी को देखते हुए, जो जमीन पर टूटे हुए पत्थर के साथ मिला हुआ था, अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सका। दूसरों की तरह इसने उसे भी गहरा डर महसूस कराया था। अगला, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, और उसकी आवाज सुनने वाला हर कोई सिहर उठा। क्या अगला व्यक्ति भी चांग जिंगई जैसा ही नहीं होगा? इतना पीटा जाएगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अध्याय 0118 पागल साधन। अध्याय 118 पागल साधन। हृदयवध। इससे न केवल चेन जियांग को एक प्रकार का मानसिक दबाव मुक्त करने का मौका मिला जो दूसरों के मन को मोहित कर सकता था, बल्कि इससे वह एक निर्दयी और दृढ़ निश्चयी हत्यारे में भी बदल सका। इससे वह निश्चिंत होकर लड़ सका और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सका। कई लोग ऐसे थे जो युद्धों के दौरान बहुत अधिक चिंताओं और व्यर्थ के विचारों के कारण अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन चेन जियांग में ये सीमा नहीं थी। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। अगर तुममें ऐसा करने की क्षमता है तो आओ और मुझे अपंग बना दो। चेन जियांग की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं और वह मो युवन और बाकी 4 लोगों को घूर रहा था। चेन जिंगई को पहले ही खोदकर बाहर निकाला जा चुका था। उसका शरीर जमीन में धंसा हुआ था। मिट्टी और पत्थर आपस में मिले हुए थे। ये बहुत ही घिनौना लग रहा था। बहुत से लोग पहले ही उल्टी कर रहे थे। पहले वह एक प्रभावशाली शक्तिशाली विशेषज्ञ जैसा दिखता था, लेकिन कुछ ही समय में वह ऐसा हो गया। चेन जियांग के क्रूर बल प्रदर्शन ने लोगों को उससे बहुत डराया। अगला कौन है? मैं कभी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मैं उन्हें हार मानने का मौका नहीं दूंगा। तुम कुचले हुए मांस के ढेर में बदल जाओगे। चेन जियांग की बर्फीली आवाज पूरे प्रथम आंतरिक प्रांगण में फैल गई और नरक से आए किसी शैतान जैसी लग रही थी, जिससे लोग बेहद डर गए। पहले मो युवन और उन चारों ने चेन जियांग को सचमुच नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वे खुद भी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें अपनी ताकत का पूरा एहसास था। वे जानते थे कि उनकी अपनी ताकत चेन जिंगई से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। जो भी चेन जियांग का सामना करेगा, उसका हश्र भी चेन जिंगई जैसा ही होगा। मो युवन ने ध्यान से इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक चमक उठती और वह कहता, मैं हार मानता हूँ। मो युवन ने वास्तव में हार मान ली, जिससे चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। अन्य लोग भी इसी तरह चौंक गए। मो युवन के आत्मसमर्पण की खबर सुनकर कई लड़कियों की आंखों में निराशा के भाव थे। उनकी नजर में वह अजेय था। हालांकि वे चेन जियांग की ताकत से बहुत हैरान थीं, फिर भी उन्हें विश्वास था कि मो युवन चेन जियांग को आसानी से हरा देगा। इस समय यिन लिन, लेई ची और लू गोंगमिंग सभी ने हार मान ली थी। अगर वे स्वतंत्र रूप से लड़ते तो अंततः उनका विनाश ही होता। हालांकि वे प्रथम आंतरिक प्रांगण को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वे उससे भी ज्यादा चिंतित थे। अगर वे अपंग हो गए तो बहुत लंबे समय तक, शायद अनिश्चित काल तक खड़े होकर उठ नहीं पाएंगे। पहले आपने कहा था कि अगर हम हार गए तो मेरे पीछे के लोगों को लड़ने की अनुमति दी जाएगी, है ना? मो युवन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उठाया, एक इशारा किया और अचानक उसके पीछे 10,000 से अधिक शिष्यों ने एक साथ गर्जना की, जिससे पूरा चरम मार्शल संप्रदाय गूंज उठा। झू रोंग ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, यह आदमी देखने में तो बहुत विनम्र लगता है, लेकिन असल में बेहद नीच है। युन शियादाओ पहले ही झू रोंग के पास पहुंच चुका था और युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार था। पहले इनर कोर्टयार्ड के शिष्यों, आज हम साथ मिलकर काम करेंगे और सामने वाले को हरा देंगे। मो युवन ने जोर से चिल्लाकर उनका मनोबल बढ़ाया। उनके इस रवैये से सभी ने मन ही मन उनकी बेशर्मी को कोसा। मो युवन और बाकी चारों मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके विचार में चेन जियांग के लिए इन सभी को हराना असंभव था। 10,000 से अधिक लोग। लेकिन जिस बात ने सभी को थोड़ा आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि चेन जियांग ने शांति से कहा, मो युवन, आपने मुझसे पहले कभी लड़ाई नहीं की, क्या आपको इसका पछतावा नहीं है? मैं आपको उनके साथ लड़ने की अनुमति दूंगा। आप सभी एक साथ आ सकते हैं। क्या चेन जियांग पागल है? सबका पहला विचार यही था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने मो युवन और उन चारों को उन 10,000 शिष्यों के साथ आने की इजाजत दे दी। क्या वह साफ तौर पर यातना की मांग नहीं कर रहा था? हाँ, आप इतने दयालु हैं।
तो मैं आपकी अच्छी मंशा को मना नहीं करूंगी। मो युवन हंसी, सब लोग चलो। जैसे ही गो शब्द पड़ा, चेन जियांग का शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह उड़कर मो युवन के सामने प्रकट हो गया। मो युवन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी सारी सच्ची क्यूई जुटा ली, जिसका अधिकांश भाग उसने रक्षा के लिए एक क्यूई ढाल बनाने में इस्तेमाल किया, और साथ ही उसमें से कुछ अपनी बाह में डाल ली, जिससे वह छलकती हुई क्यूई आभा में बदल गई। जैसे ही मो युवन मुक्का मारने की सोच रहा था, चेन जियांग ने झट से अपना मुंह खोला और एक शक्तिशाली बैंगनी रंग की ऊर्जा क्यूई ऑरा उत्सर्जित की, जो एक विशाल नीले स्तंभ में परिवर्तित हो गई। इसने न केवल मो युवन पर बेरहमी से हमला किया, बल्कि उसके पीछे से आ रहे लोगों के एक समूह को भी प्रहार किया, जिससे जमीन पर एक गहरा निशान बन गया। जब वह नीली ऊर्जा क्यूई ऑरा की किरण उन लोगों पर पड़ी, तो एक एक करके वे दर्द से चीखने लगे। श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी जामर। उसी समय चेन जियांग से स्लॉटर की उठी और उसकी दोनों मुट्ठियां दो विशाल बाघों के सिरों में बदल गईं। एक प्रचंड तूफान की तरह उसकी हर मुट्ठी के वार से एक शक्तिशाली तूफान पैदा हुआ, जिसने उसके आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी के प्रहार मो युवन के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह पड़ रहे थे। उसकी हर एक मुट्ठी मो युवन की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। चेन जियांग ने केवल कुछ दर्जन मुक्के ही मारे थे, जो मो युवन के शरीर को ढंकने वाली ची ढाल पर लगे, और उसकी सारी सुरक्षा चकनाचूर हो गई। मो युवन ने चीख पुकार मचा दी। चेन जियांग की मुट्ठियां बहुत तेज थीं, और पलक झपकते ही उसने सैकड़ों मुक्के चला दिए। हर एक मुक्के में अत्यंत प्रचंड शक्ति थी। ड्रैगन आभा मुट्ठी। चेन जियांग की मुट्ठियां अचानक सोने की तरह हो गईं। बहुत भयावह क्यूई आभा के साथ यह मुक्का झूरोम के लिए है। चेन जियांग की मुट्ठी मो युवन के गाल पर पड़ी और एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी, जिससे मो युवन के खून से सने दांत बाहर निकल आए। उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से अंदर धंस गया था। यह जियादाओ के लिए है। मो युवन के बेहोश होने के बावजूद चेन जियांग ने एक बार फिर मुक्के मारे। मो युवन के सातों छिद्रों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। चेन जियांग ने ड्रैगन आभा को अपने पैर पर इकट्ठा किया और मो युवन के पेट पर लात मारी, जो मार्शल आंगन की दीवार से टकराते हुए उड़ गया। यिन लिन, लिu योंगमिंग और लेई ची ने चेन जियांग का क्रूर रूप देखकर मुखिया मो युवन के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसके विपरीत वे भीड़ में छिपकर पीछे हट गए। यद्यपि मो युवन पराजित हो गया था, उसके पीछे चेन जियांग की ओर बढ़ते ज्वार की तरह 10,000 शिष्य थे, और ये लोग अपने हाथों में धारदार हथियार भी पकड़े हुए थे। क्या तुम मुझे काम पूरा करने के लिए बेरहमी का सहारा लेने पर मजबूर कर रहे हो? चेन जियांग की पीठ से एक लाल रोशनी निकली और उसके पीछे आग के दो विशाल पंख प्रकट हुए। वह हवा में उछला और जैसे ही उसने अपने सिंदूरी पक्षी अग्नि पंख चलाए, वह हवा में लटक गया, जहां हर कोई देख सकता था कि उसका पूरा शरीर नीले और लाल रंग से मिश्रित आभा से भर गया था। उसके शरीर से भयानक झुलसा देने वाली गर्मी और एक डरावनी ची आभा फूट पड़ी। आश्चर्यजनक स्वर्गीय हथेली। चेन जियांग दहाड़ा और हवा से जमीन की ओर अपनी हथेली पटकी। उसकी हथेली से एक अदृश्य क्यूई आभा तेजी से निकली, जो एक भयानक दबाव में बदल गई, जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। चेन जियांग ने अपनी स्वयं की एजियो ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और इसका उपयोग शोकंग हेवन पाम की छाप बनाने के लिए किया। उस क्षण विशाल प्रथम आंतरिक प्रांगण पूरी तरह से कांप उठा। चौक पर एक के बाद एक दरारें पड़ गईं और सारी इमारतें ढह गईं। उस विशाल समतल चौक पर पलक झपकते ही सुनामी की लहरों की तरह ऊपर नीचे होते हुए जमीन पर खड़े शिष्य भी शक्तिशाली क्यूई आभा से अभिभूत हो गए और एक के बाद एक खून की उल्टियां करने लगे। शोकंग हेवन पाम। चेन जियांग की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसके माथे पर नीली नसें उभर आई थीं और उसने एक बार फिर गुस्से से दहाड़ते हुए अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। जो लोग लड़ाई देख रहे थे, वे पहले ही मलबे पर चढ़ चुके थे और सदमे और डर के मारे उन दरारों से दूर भाग गए। जब उन्होंने सुना कि चेन जियांग एक बार फिर उस भयावह शोकंग हेवन पाम को छोड़ने वाला है, तो वे मन ही मन विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार चेन जियांग ने दिव्य हाथी पृथ्वी की सच्ची ऊर्जा और श्वेत बाघ धातु की सच्ची ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। ये दो भयानक और शक्तिशाली सच्ची ऊर्जाएं आपस में विलीन हो गईं और प्रथम आंतरिक प्रांगण पर जा गिरीं। धमाका 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 धमाका। चेन जियांग ने जो शोकंग हेवन पाम छाप छोड़ी थी, उसने एक बार फिर प्रथम आंतरिक प्रांगण की जमीन को जोर से हिला दिया। जमीन पर पड़े हुए 10,000 शिष्य पहले ही गिर चुके थे, उनमें से कई उल्टी मिट्टी से ढके हुए थे। पूरा प्रथम आंतरिक प्रांगण खंडहर में तब्दील हो चुका था और वे सभी लोग एक के बाद एक दयनीय चीखें निकाल रहे थे। चेन जियांग की लाल पक्षी की सच्ची ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसकी लाल पक्षी की अग्नि शक्ति अधिक देर तक नहीं टिक सकती थी, इसलिए वह आकाश से नीचे उतरा और प्रवेश द्वार पर पहुंचा। आसपास की मिट्टी खोदी और 16वीं नंबर प्लेट मिली। पीछे बिखरे हुए खंडहरों को देखा, ठंडी सांस ली और तेजी से निकल गया। उनमें से कई ने अपने दिल में चिल्लाया, असंभव। उनकी राय में केवल एक सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकार ही ऐसे कार्यों में सक्षम होगा, लेकिन चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र में नहीं था। अध्याय 0119 वृक्षारोपण। अध्याय 119 वृक्षारोपण। विशाल प्रथम आंतरिक प्रांगण कुछ ही समय में खंडहर में तब्दील हो गया था, जबकि वे लगभग 10,000 शिष्य, जो पहले आक्रामक और रौबदार स्वभाव के थे, अब एक एक करके रो रहे थे। वे अथाह भय में डूबे हुए थे। अभी कुछ ही क्षण पहले चेन जियांग ने अपनी पूरी प्रबल सच्ची ची को शोकंग हेवन पाम
प्रहार करने के लिए पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। इसकी शक्ति पहले से ही बेहद भयानक थी और उस प्रहार के ठीक बाद उसने एक और प्रहार किया। चरम मार्शल संप्रदाय के किसी भी युवा शिष्य के लिए उस भयावह ची आभा के स्तर का विरोध करना मुश्किल होता। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान कर सकता है? एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने पूरी घटना देखने के बाद अपनी आंखें मल लीं। सभी को ये डर सता रहा था कि अगर वे यहीं रुके रहे तो जल्द ही वे भी इससे प्रभावित हो जाएंगे। रोरू, ये बच्ची तो वाकई कमाल की है, झू रोंग ने उस प्यारी लड़की के सिर पर थपथपाते हुए गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। बहुत जबरदस्त, उसकी ताकत सच्चे मार्शल क्षेत्र के करीब है। झू रोरू ने अपनी साफ आंखों से चेन जियांग की गायब होती पीठ को देखा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, भाई, तुमने एक जबरदस्त दोस्त बनाया है। जरूर, तो फिर बड़े भाई जा रहे हैं। झू रोंग बहुत खुशी से चेन जियांग की ओर दौड़ा। यून शियादाओ ने अपनी बहन यून सुई के कपड़े खींचते हुए कहा, बड़ी बहन, हालांकि वह तुमसे काफी छोटा है, लेकिन बड़े भाई चेन को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम दोनों की मुलाकात करवा दूंगा। परिपक्व और आकर्षक यून सुई उन दो जोरदार झटकों के कारण अभी भी सदमे में थी। उसने ठंडी हवा का एक छोटा सा घूंट अंदर लिया और कहा, छोड़ो, ऐसा व्यक्ति बहुत डरावना है। हम दोनों का कोई मुकाबला नहीं। यून शियादाओ ने अपने होंठ सिकोड़े और फिर चेन जियांग की ओर दौड़ पड़ी। अब तक जू वेलोंग चेन जियांग की ताकत से गहराई से प्रभावित हो चुका था, लेकिन जू वेलोंग ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई थी। चेन जियांग ने देखा कि जू वेलोंग बेहोश यिनलिन और लेई ची को घसीटते हुए चेन जियांग के पास पहुंच रहा था। ये दोनों भागने की फिराक में थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और उनसे निपट लिया, फिर उन्हें चारे की दो बोरियों की तरह फेंक दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। चेन जियांग हंसा। इस समय वह स्पष्ट रूप से थका हुआ लग रहा था और यह साफ दिख रहा था कि उसने काफी मात्रा में ट्रूची का सेवन किया था। यून शियादाओ ने एक बार यिनलिन और लेई ची को लात मारने के बाद वह हंसा और कहा, चलो चलें और एक ड्रिंक लें। हालांकि चेन जियांग बहुत थका हुआ था, लेकिन कुछ ट्रूची डैन के बाद वह अपनी काफी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था और वह यून शियादाओ और बाकी लोगों के साथ चला गया। डीन, अब समझ गए। वू कैमिंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। इस बदमाश ने क्या किया है? ये तो बहुत ही उपद्रवी है और इसने पूरे प्रथम आंतरिक प्रांगण को तहस नहस कर दिया है। अगर हम इसे फिर से बनाना चाहें तो इसके लिए ढेर सारे क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत होगी। इसके अलावा इसने इतने सारे शिष्यों को घायल भी किया है। गू डोंगचेन ने भी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि इस बदमाश को कैसे हराया जाए, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा होगी। जहाँ तक हर जाने की बात है तो इन शिष्यों से ही वसूल करो, आखिर इनके परिवार तो बेहद अमीर हैं। अगर उनके युवा मार्शल चाचा चेन जियांग न होते तो वे इस तरह की लड़ाई देखने की जहमत भी नहीं उठाते। हालांकि कई शिष्यों की नज़र में ये लड़ाई बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की नज़र में यह एक आसान काम था। यही वजह थी कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के लोगों के बीच लड़ाई अक्सर देखने को नहीं मिलती थी। अगर सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार मुकाबला करना चाहते थे तो वे आमतौर पर लड़ने के लिए पहाड़ों की गहराई में जाते थे, वरना उनकी लड़ाई के झटके बहुत से लोगों तक फैल जाते। चेन जियांग, यून शियादाओ और अन्य लोग शराब पीकर नशे में धुत हो गए। जब वे वापस लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। सुनसान एक्सट्रीम डैन किंग आंगन में लौटने के बाद चेन जियांग ने थोड़ी देर आराम किया, फिर उसने एक नीला गहन फल निकाला। ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैम के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी। इसे उगाना बहुत मुश्किल था और यह केवल कुछ प्राचीन वृक्षों से ही प्राप्त की जा सकती थी। क्या सचमुच किसी के लिए नीला गहरा फल उगाना नामुमकिन है? चेन जियांग को अचानक एक विचार आया। दरअसल वह इस नीला गहरा फल से एक पेड़ उगाने की योजना बना रहा था। कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नरक की आध्यात्मिक घास, ये केवल उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ मृत्यु ऊर्जा का घनत्व बहुत अधिक होता है। यह नीला गहन फल भी प्राचीन वृक्षों से उत्पन्न होता है, लेकिन इन्हें किसी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनके सभी तत्व प्राचीन वृक्षों से गुजरने के बाद एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। सू मेयाओ ने उससे कहा। चेन जियांग एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर बनना चाहता था, लेकिन पहली शर्त ये थी कि उसके पास बड़ी संख्या में स्पिरिट जड़ी बूटियां होनी चाहिए। हालांकि वह एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण में रहता था, फिर भी उसे कीमिया के लिए बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियां नहीं मिल पा रही थीं और उन्हें पाने के लिए वह खुद पर ही निर्भर था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी उसे अपनी कीमियागिरी के हुनर को भी निखारना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य में उसे डैंस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वह और ज्यादा दुर्लभ डैंस को निखार पाता तो उनका इस्तेमाल करके वह ताकतवर लोगों को आकर्षित कर सकता था और उनसे अपने कई काम करवा सकता था। चेन जियांग ने कभी कभी ड्रैगन की लार को गर्भ में धारण कर लिया था और पिछले कुछ वर्षों से उसे जमा करके रखा था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, ड्रैगन की लार को जल्दी पकने देने की उसकी क्षमता भी बढ़ती गई। उसने ड्रैगन की लार की 5 बोतलें पहले ही जमा कर ली थीं और उन सभी का इस्तेमाल करके नीला गहरा फल उगाकर उसे एक पेड़ के रूप में विकसित करने का इरादा रखता था। पूरी रात आराम करने के बाद चेन जियांग ऊर्जा से भरपूर था और अपनी चरम अवस्था में लौट आया था। वह चरम दान राजा प्रांगण से निकलकर नए प्रथम आंतरिक प्रांगण में पहुंच गया। यह मार्शल प्रांगण मूल रूप से 500वां मार्शल प्रांगण था, लेकिन अब प्रवेश द्वार पर एक नंबर प्लेट टंगी थी जिस पर लिखा था 16वां। झू रोंग सुबह सुबह आ गया था।
दूसरों का इंतजार करने के बाद और जल्दी से उनके साथ अपने संप्रदाय का लाभ लेने के लिए निकल गया। 16वें आंतरिक प्रांगण में बहुत उदार लाभ थे। प्रति वर्ष 5 सच्चे तत्वदान, हर महीने 100 सच्चे QE दान और 10,000 क्रिस्टल पत्थर। बेशक वे सभी जानते थे कि उनके मिशन कठिन होंगे, लेकिन उनके पास एक सन की चेंज यांग था, इसलिए वे सभी जरा भी चिंतित नहीं थे। जब से उन्हें लाभ मिला था, जू रोंग के मोटे चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वह बेहद खुश लग रहा था, क्योंकि अब से उसे हर महीने 100 सच्चे ची दान मिलेंगे। जू वेलोंग और युन शियादाओ दोनों बहुत दयालु थे। चूंकि वे जानते थे कि यह सब चेन जियांग की वजह से है, इसलिए दोनों ने चेन जियांग को 2-2 सच्चे एलिमेंटल डैन दिए। हालांकि जू रोंग ने उसे सिर्फ एक ही दिया। छोटे भाई चेन, तुम सच में धन के देवता हो। मैं तो बार बार यही चाहता हूँ कि तुम मेरे जीजा बन जाओ। हाँ, शायद एक दिन मैं क्रिस्टल पत्थरों से बने घर में रह सकूं। जू रोंग कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। अगर तुम्हारा कोई मिशन है, छोटे भाई चेन, तो तुम अकेले जा सकते हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेहद मोटे, तुम्हारे शरीर की चर्बी सिर्फ बढ़ रही है, घट नहीं रही। तुम्हारे आलसीपन को देखकर मुझे डर लगता है कि जिस दिन तुम्हें कोई खतरा होगा, तुम्हारा मोटा शरीर तुम्हें नीचे खींच लेगा। युन शियादाओ ने गुनगुनाया। जू रोंग का चेहरा ऐसा था मानो उसे कोई परवाह ही न हो। वह मुस्कुराया और बोला, छोटे बदमाश युन, मेरे शरीर पर कोई बेकार मांस नहीं है। इसने मुझे पहले भी कई बार बचाया है। अगर मैं अपनी चर्बी में सच्ची ची इकट्ठा कर लूं, तो जब लोग मुझे मारते हैं तो मुझे जरा भी दर्द नहीं होता। बड़े भाई चेन, उस पर 2 मुक्के मारो और फिर देखो क्या होता है। युन शियादाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जू रोंग ने जल्दी से टालते हुए कहा, ठहरो, चेन जियांग शामिल नहीं है। चेन जियांग हंसा और बोला, तुम दोनों सच में? अरे हाँ, तुम्हारी छोटी और बड़ी बहन ने क्या कहा? क्या वे दोनों मिलकर मेरी सेवा करने को तैयार हैं? छोड़ो भी, जब मेरी छोटी बहन को पता चला कि तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर है, तो उसने साफ मना कर दिया। जू रोंग ने आह भरी। इस बात को लेकर उसके मन में भी बहुत द्वंद्व था। हालांकि वह जानता था कि एक आदमी के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना सामान्य बात है, लेकिन जब बात उसकी अपनी छोटी बहन की आए तो वह असहमत था। मेरी बड़ी बहन सोचती है कि तुम उसके लिए बहुत छोटे हो और कहती है कि तुम एक राक्षस हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो मजाक नहीं कर रही होगी। उसने सचमुच मेरे सारे अच्छे इरादों पर पानी फेर दिया है। युन शियादाओ ने आह भरते हुए कहा। चेन जियांग मुस्कुराया, यह अच्छी बात है। अगर हमें कोई मिशन सौंपा गया है तो बस वही करो जो तुम कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते, तो बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं कुछ समय के लिए बंद कमरे में साधना करने जा रहा हूँ। जू वेलोंग ने कहा, मैं भी एकांत प्रशिक्षण में जाऊंगा। मेरे बाहर आने का इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है कि मैं तब कुछ कार्य पूरे कर पाऊंगा। युन शियादाओ ने अपने होंठ भींचे। मैं और लाओ झू दोनों घायल हैं और हमें स्वस्थ होने के लिए कुछ समय चाहिए। इस तरह नए प्रथम आंतरिक मार्शल प्रांगण के सभी लोगों को कुछ जरूरी काम करना था। तो पुराने 500वें मार्शल प्रांगण की तरह यह एक बार फिर खाली था, लेकिन इस बार किसी की भी उन पर हंसने की हिम्मत नहीं हुई। टिल्डर एक और अध्याय आने वाला है। अध्याय 0120 नीला गहरा फल वृक्ष। अध्याय 120 नीला गहरा फल वृक्ष। चेन जियांग चरमदान राजा के प्रांगण में लौट आया। एक छोटे से प्रांगण में एक गड्ढा खोदा और एक नीला गहरा फल गाड़ दिया। फिर उसने ऊपर से ड्रैगन की लार टपकाना शुरू कर दिया। ड्रैगन लार की ये 5 बोतलें एक मेटल स्पिरिट फ्रूट के पेड़ को बड़ा करने के लिए काफी थीं। कम से कम उसमें 10 मेटल स्पिरिट फ्रूट तो लग ही सकते थे। ये सारी ड्रैगन लार उसने इन 2 सालों में इकट्ठा की थी। अगर वो नाकाम रहा तो सारी ड्रैगन लार बर्बाद हो जाएगी। चेन जियांग ने जल्द ही पूरी बोतल गिरा दी। फिर दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने नीला गहरा फल की आंतरिक स्थिति का पता लगाया। उसने महसूस किया कि ड्रैगन की लार नीला गहरा फल द्वारा धीरे धीरे पच रही है और कुछ अजीबोगरीब स्पिरिट क्यों ही छोड़ रही है। उसे पता था कि इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा। चेन जियांग अपने कमरे में लौटा और 10 सच्चे तत्व दान निकाले। हालांकि सच्चा तत्व दान एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक स्तर का दान था, लेकिन उसके लिए इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अब उसे बिल्डिंग फाउंडेशन दान की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने उन्हें निगल लिया और एक साथ उनमें से 3 ले लिए। फिर उनकी शक्तियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक सच्चे तत्व दान की कीमत एक सच्चे ची दान से 10 गुना ज्यादा थी और सच्चा ची दान 5000 क्रिस्टल पत्थरों से खरीदा जा सकता था। साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को साल में केवल 3000 क्रिस्टल पत्थर मिलते थे। इससे ये पता चलता था कि एक सच्चा तत्व दान कितना महंगा होता था। इसके अलावा ये दान एक संप्रदाय के लिए जरूरी चीजें थीं, क्योंकि ये संप्रदाय के शिष्यों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे और शिष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते थे। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। चेन जियांग ने इन 10 सच्चे तात्विक दानों से प्राप्त सारी सच्ची ऊर्जा को श्वेत बाग रूप में संपीड़ित किया, लेकिन इससे उसके भीतर मौजूद सच्चे तात्विक दाने में केवल थोड़ी सी चमक बढ़ी। यह नगण्य था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कितनी विशाल मात्रा में सच्ची ऊर्जा को संपीड़ित करने की आवश्यकता होती है, उस रहस्यमय क्षेत्र में जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। चेन जियांग ने 2 वर्षों तक आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण किया और इससे केवल 2 सच्चे तात्विक दानों को ही चरम सीमा तक प्रज्वलित किया जा सका, और यह भी उस पागल अमर हुआंग जितियान की सहायता से संभव हुआ। यदि वह बाहर साधना करता तो उसे कम से कम 10 वर्ष लग जाते। उसके पास यिन और यांग की दिव्य नसें थीं और वह
ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास का अभ्यास भी करता था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना तेज था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में बहुत समय लगेगा। अगर कोई और होता तो बिना किसी दान की मदद के 100 साल से भी अधिक समय में भी उन्नति करना मुश्किल होता। चेन जियांग को अब समझ में आ गया था कि 10वें स्तर के नश्वर मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की संख्या इतनी कम क्यों होती है। उसने सुना था कि कई युवा प्रतिभाशाली लोग नश्वर मार्शल आर्टिस्ट के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अंततः उनमें से अधिकांश सच्चे मार्शल आर्टिस्ट बनने में असमर्थ रहे और 10वें स्तर पर ही वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि शियादाओ और लाओ झू दोनों को उनके परिवारों ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि 10वें स्तर से सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका बहुत कम है। अगर मैं इसी तरह प्रगति करता रहा तो सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में मुझे कम से कम 15 साल लगेंगे, जो बहुत लंबा समय है। शियान नाम की यह छोटी लड़की तो 2 साल पहले ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। आखिर इस लड़की ने किस तरह का अमर दान खाया था। चेन जियांग ने अपने दांतियान के अंदर मौजूद 3 धुंधले सच्चे तत्व के दानों का निरीक्षण करते हुए मन ही मन कहा, मुझे लगता है कि जू जियान के पास भी दिव्य शिराएं हैं और वह भी दिव्य व्यायाम का उपयोग करके साधना करती है। वह दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी की प्रशिक्षु है, इसलिए उसे काफी मात्रा में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन मिले होंगे, इसीलिए वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी है। सू मेयाओ ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने पिछले 2 सालों की सारी जानकारी हासिल कर ली थी और उसे पता था कि जू जियाजियान सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी और लेंग युलान भी आइसविंड वैली की गुप्त भूमि में गुप्त मार्गदर्शन प्राप्त कर रही थी। उसके लिए उन दोनों से संपर्क करना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि यह बर्बर महिला एल्डर डैन किस समय बाहर आएगी। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के 2 सेटों को परिष्कृत करने में मेरी मदद करे। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि उसे अचानक इस रहस्यमयी महिला की याद आ गई थी। कुछ समय पहले चेन जियांग ने सुना था कि चरम मार्शल संप्रदाय में गहन स्तर के दानों की बहुत कमी थी और उनके पास ज्यादा दान नहीं बचे थे, क्योंकि उनके लिए आवश्यक आत्मिक जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। इसके अलावा गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करना बहुत कठिन था और यह आसानी से विफलता का कारण बन सकता था। अगर कोई कड़ी मेहनत से जड़ी बूटियां इकट्ठा भी करे तो भी विफलता के कारण वह सब व्यर्थ हो जाता। इसलिए कई संप्रदायों के मार्शल आर्टिस्टों ने एक समय में बड़ी मात्रा में क्रिस्टल पत्थर जमा कर लिए थे और वे सभी डेनशियांग ताओयुआन जाने की योजना बना रहे थे। वह स्थान रसायन शास्त्रियों का केंद्र था और यद्यपि वहां प्रोफाउंड लेवल डैन महंगे थे, फिर भी उनके पास उनकी प्रचुर मात्रा थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें कुछ उच्च प्रतिष्ठित रसायन शास्त्रियों को शोधन का काम सौंपा जाता तो विफलता दर काफी कम थी। यही कारण था कि डेनशियांग ताओयुआन को कई संप्रदायों द्वारा सम्मान दिया जाता था। भौहें चढ़ाए हुए चेन जियांग उस छोटे से आंगन में आया, लेकिन अचानक उसने देखा कि मिट्टी की सतह से एक बहुत छोटा अंकुर निकल रहा है। हा, सफल, पिताजी को अब से बहुत सारे नीले गहन फल मिलेंगे। चेन जियांग ने उत्साह से जोर से हंसते हुए कहा, दिखावा मत करो। सू मेयाओ ने हल्के से खर्राटे लिए और चेन जियांग ने भी जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। चेन जियांग ने अभी ड्रैगन सलाइवा की एक बोतल इस्तेमाल की थी, जिससे एजियोप्रोफिंट फ्रूट अंकुरित हो गया था और उसके पास अभी भी 4 बोतलें बची थीं। चेन जियांग ने ड्रैगन लार की एक और बोतल उठाई और सावधानी से उसे उस अंकुर पर उंडेल दिया। साथ ही अपनी दिव्य इंद्रियों से अंकुर की स्थिति का जायजा लिया। वह देखना चाहता था कि यह अंकुर ड्रैगन लार को कितनी जल्दी सोख लेता है, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन की लार को सोखने की गति बहुत तेज थी और सिर्फ आधे घंटे में ही उसने ड्रैगन की सारी लार सोख ली। इससे पहले एजियो प्रोफाउंड फ्रूट को इतनी ही मात्रा सोखने में 10 दिन लगते थे। ड्रैगन लार की विशेष शक्ति ने इस अंकुर को इस रहस्यमयी क्षेत्र के भीतर प्रचुर आत्मा क्यूई को बेतहाशा अवशोषित करने और अपनी वृद्धि को तेज करने में सक्षम बनाया था। आधे घंटे बाद अंकुर अब एक छोटे से पौधे में बदल गया था। इस समय चेन जियांग बहुत उत्साहित था। अगर उसे ढेर सारे गहरे नीले फल मिल जाएं, तो वह उनमें से एक बेच सकता था और फिर क्रिस्टल पत्थरों से और जड़ी बूटियां खरीद सकता था। इससे उसे और भी उच्च श्रेणी के डैन को परिष्कृत करना सीखने में मदद मिलेगी। सू मेयाओ के अनुसार भवन की नींव के दान को परिष्कृत करने के लिए उसे कम से कम उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल के दान को परिष्कृत करना होगा। भवन की नींव के दान को परिष्कृत करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन चूंकि इसका प्रभाव बहुत अच्छा था और इसके लिए जरूरी जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं, इसलिए इसे निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान में गिना गया। आधा घंटा और बीत गया और चेन जियांग ने ड्रैगन लार की एक और बोतल खर्च कर दी। अब वह छोटा सा पेड़ उसकी कमर तक बढ़ चुका था। पेड़ का शीर्ष गोल पत्तों से लदा हुआ था। पत्तों की धमनियां और शिराएं बेहद साफ थीं, जिनमें नीली आत्मा क्यूई बह रही थी। शाम तक सारा ड्रैगन सलाइवा खत्म हो चुका था और पेड़ की ऊंचाई 2 इंसानों की संयुक्त ऊंचाई 12 फीट के बराबर हो गई थी। सू मेयाओ अक्सर उसे आध्यात्मिक वृक्षों, आध्यात्मिक फूलों और आध्यात्मिक घासों के बारे में जानकारी देती रहती थी। चेन जियांग अब गहरे नीले वृक्ष की वृद्धि देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि छोटा सा आध्यात्मिक वृक्ष अब इतना लंबा हो गया था। इसके अलावा अधिकांश आध्यात्मिक वृक्ष केवल एक इंसान की ऊंचाई के बराबर ही होते हैं। अगर एल्डर डैन ने ये देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चेन जियांग अब एल्डर डैन से दूर भागने के बारे में सोचने लगा था। आखिरकार ये पेड़ बहुत ही अद्भुत लग रहा था। एक अनोखी स्पिरिट क्यू से चमक रहा था, जिससे ये बहुत ही आकर्षक लग रहा था।
नीला गहरा पेड़ अभी तक फल नहीं दे पाया था। अब तक चेन जियांग ड्रैगन लार इकट्ठा करता रहा था और उसका एक एक कतरा खर्च कर चुका था। अब उसने खेती नहीं की थी और वह दिन रात अपनी सारी ऊर्जा ड्रैगन लार इकट्ठा करने में लगाने की योजना बना रहा था। पहले जब वह गड्ढे के तल में था तो हुआंग जितियन द्वारा प्रतिदिन उसकी साधना की निगरानी की जा रही थी, इसलिए उन 2 वर्षों में वह केवल 5 बोतल ड्रैगन सलाइवा ही एकत्र कर पाया था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसने पूरी लगन से ड्रैगन सलाइवा अभ्यास किया और ड्रैगन सलाइवा का उत्पादन किया। इसके अलावा वह अब नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर था और वह बहुत अधिक मात्रा में ड्रैगन सलाइवा का उत्पादन कर सकता था। केवल 5 दिनों में ही उसके पास ड्रैगन सलाइवा की 1 बोतल थी, लेकिन उसने उसे पल भर में ही खर्च कर दिया। 5 दिन बीत गए और चेन जियांग ने एक बार फिर उस गहरे नीले वृक्ष पर 1 बोतल खर्च कर दी। गहरे नीले वृक्ष पर पहले से ही फूल खिले हुए थे और उसके बड़े बड़े फूल नीली रोशनी में चमक रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, खासकर रात में। इससे चेन जियांग बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह जल्द ही अच्छी फसल ले पाएगा। हालांकि पेड़ पर सिर्फ 20 फूल थे, लेकिन इतने ही काफी थे। चेन जियांग ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि उसके ड्रैगन लार ने कम से कम नीला गहरा पेड़ की परिपक्वता को 3000 साल तक तेज कर दिया था। एक बार फिर उसने ड्रैगन लार की 1 बोतल खर्च कर दी थी और इस समय वे फूल अब कोकून में थे और फलों को संघनित कर रहे थे ताकि पेड़ अब अधिक से अधिक आत्मा क्यूई को अवशोषित कर सके। 5 दिन बाद चेन जियांग ने एक बार फिर ड्रैगन लार की 1 बोतल निकाली और इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ड्रैगन लार की बोतल पेड़ पर उंडेली और फिर ऊपर देखा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था जब उसने उन फूलों को देखा जो अब नीले लालटेन जैसे हो गए थे। समय थोड़ा बीत गया और चेन जियांग शाखाओं को निहार रहा था। वे नीले गहरे फल रात में नीले रत्नों जैसे लग रहे थे, आकाश के तारों की तरह चमक रहे थे।